नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एएलपी सीबीटी 2 में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो 2019 के सभी जो 5 शिफ्ट के जो पेपर लगे हैं उनका अपन एनालिसिस करेंगे, पूरा एक एक तोड़ के उनका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। तो आप शुरू से एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इसके अंदर वो पूरा संपूर्ण निचोड़ देंगे अपन कि यहाँ पे एक प्रश्न के साथ में 8 से 10 प्रश्न तक अपन पूरा डिटेल से व्याख्या सहित समझेंगे। तो यहाँ पे 2019 के सभी पांचों शिफ्ट है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं। तो यहाँ पे 19/01/2019 यानी जनवरी महीने में लगा था 22 जनवरी को और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। तो आज का पेपर है और यहाँ पे संपूर्ण रिवीजन, पूरा संपूर्ण रिवीजन करेंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। तो ये देखिएगा आज का पहला प्रश्न और यहाँ पे पहली शिफ्ट है। तो पहला प्रश्न है, पहला है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मुख्य यानी आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात कितना होता है। दोस्तों घुमाव अनुपात का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होता है वो क्या होता है। तो अपन कहते हैं के बराबर यहाँ पे एन एस अपॉन में एन पी, यानी सेकेंडरी में टर्नों की संख्या और प्राइमरी में टर्नों की संख्या होती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपके आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें सेकेंडरी टर्न और जो प्राइमरी टर्न होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। दोस्तों जब यहाँ पे बिल्कुल बराबर होते हैं तो भाई इनका अनुपात भी तो 1:1 होगा का नहीं होगा। जी हाँ होगा सर। तो यहाँ पे इनका पूछ ले या फिर चाहे वो वोल्टेज का पूछ ले, प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज, तो इनका भी कितना होगा, 1:1 होता है। तो अपन कहेंगे जो आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें यहाँ पे जो टर्न होंगे प्राइमरी कुंडलन और सेकेंडरी जो कुंडलन होंगे उसमें टर्नों का जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, इसमें देखो ये कुछ नहीं है, ये 1 2 ये क्या है उसने यानी कि टाइपिंग में ये ABCD की जगह यानी 1 2 3 4 की जगह ABCD हो गया। अब ये अनुपात है 1:2 हो गया, 1:1 हो गया, 1:3 हो गया और 2 यहाँ पे 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ सीधा सीधा आपके पास आ रहा है 1:1। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। आप दोस्तों मैच कर सकते हो आराम से कि टेलीग्राम पे पूरे डाउनलोड पेपर पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ अपन को मतलब है पूरा एनालिसिस से कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, क्योंकि पेपर तो सबके पास है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन चीज है कि उसका पूरा एनालिसिस करना, तोड़ना मरोड़ना, उसका पोस्टमार्टम करना। और दोस्तों अभी तक आपने वोकाल वीडियो नहीं देखी है, मैराथन वीडियो, तो प्लीज एक बार उसको देखिएगा। वहां आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी या प्लेलिस्ट पे जाकर वहां देख सकते हो। यहाँ पे उसके अंदर बहुत अच्छा सारांश दिया गया है, बहुत पूरा मैटर दिया गया है, एक एक टॉपिक को दर्शाया गया है पूरा का पूरा उसमें। तो पूरा तरीके से समझाया गया है, चैप्टर वाइज है। दूसरा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए देखो एक एक प्रश्नों को टाइप करना फिर लेके आना बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है दोस्तों। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप वीडियो को काफी अच्छा प्यार दे रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए और थोड़ा सा शेयर कीजिएगा अपने ग्रुपों में, ताकि और अपने यार दोस्त भी देख सके मेरे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट पर्सन आता है अपना, और अगला पर्सन आता है वो आता है ये। तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर है दोस्तों, और ये जो सेकंड नंबर है ये आ चुका है आपके। और ये प्रश्न क्या कह रहा है आइए समझते हैं सेकंड नंबर को। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग में मदद मिलती है। तो भैया यहाँ पे क्या मदद मिलती है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि क्या मदद मिलती है। तो यहाँ पे जब ट्रिकल चार्जिंग है तो ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले तो अपन कहते हैं जब बैटरी को लंबे समय तक चार्ज नहीं किया गया तो उसमें एक दोष हो गया, दृढ़ गंधकत्व यानी सल्फेशन दोष। अब वो प्लेटों के चारों ओर जमा हो गया, बैटरी अपनी चार्ज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए बहुत निम्न धारा की आवश्यकता पड़ती है मेरे दोस्तों। और बहुत निम्न धारा की आवश्यकता पड़ती है तो वो निम्न धारा जिस विधि के द्वारा देते हैं उसे अपन ट्रिकल चार्जिंग विधि कहते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि यानी कि सल्फेशन, तो यहाँ पे सल्फेशन दोष के निवारण के लिए यानी सल्फेशन दोष दूर करने के लिए
किसका प्रयोग कर रहे हैं, तो अपन कहते हैं ट्रिकल, ट्रिकल कह दो, विद्युत कह दो, या फिर आप टपकन कह दो, ट्रिकल चार्जिंग का प्रयोग किया जाता है। ट्रिपल चार्जिंग का अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहां से ये बहुत निम्न धारा देते हैं, 2 से 5% धारा दे करके, यानी निम्न धारा दे करके क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। अब सुनो ध्यान से, उचित इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए, तो भाई उचित इलेक्ट्रोलाइट से तो क्या मतलब है, इसकी संरक्षित क्षमता में वृद्धि करने के लिए, बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने में, और सल्फेशन को रोकने के लिए। तो भाई सल्फेशन को रोकते तो हैं, लेकिन मेन मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ, तो अपन कहते हैं कि बैटरी की उपयोग अवधि को बढ़ाने के लिए, अवधि जो लाइफ होती है उसको बढ़ाने के लिए ही तो इस दोष को दूर किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेन जो बेटर ऑप्शन है वो क्या है, ये 3 नंबर होगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? तो यहाँ पे उपयोगिता को बढ़ाने के लिए अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, अगला आता है यहाँ पे, और ये है आपका 3 नंबर प्रश्न। ये लीजिए 3 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ये तो यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है। और 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं यहाँ पे, कि 30 वोल्ट की इनपुट क्षमता वाले किसी सीआरओ, ठीक है, सीआरओ का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, 30 वोल्टेज की इनपुट क्षमता वाला है, उपयोग करने के लिए 250 वोल्ट डीसी मापने के लिए उपयुक्त निम्नतम, यानी निम्नतम मापी की जांच कितनी है। तो जो न्यूनतम मापते हैं उसकी जांच कितनी होगी, तो भैया यहाँ पे 30 वोल्टेज इनपुट है और 250 वोल्टेज डीसी मापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, 1100x की आवश्यकता पड़ेगी, 10x की आवश्यकता पड़ेगी, 100x की आवश्यकता पड़ेगी, या 1 अक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। अगर अपन निम्नतम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक 30 है और एक कितना है, 250 है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों जो आवश्यकता पड़ेगी वो कितनी आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पे ये 10x की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न है यहाँ पे ये 4 नंबर। तो दोस्तों 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 4 नंबर को। तो यहाँ पे एक स्वचालित विद्युत इस्त्री के ताप नियामक घटक का क्या नाम है। सबसे पहले तो ये समझिएगा दोस्तों, ये स्वचालित विद्युत इस्त्री का मतलब क्या है, तो अपन कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक प्रेस, ऑटो प्रेस होता है, इलेक्ट्रिक प्रेस है ना, तो ऑटो इलेक्ट्रिक प्रेस, ये ऑटो इलेक्ट्रिक प्रेस है। अब इसके अंदर जो तापमान होता है, इस तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अपन कहते हैं थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। किसका, थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। और ये जो थर्मोस्टेट होता है ये हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो अपन कहेंगे हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो यहाँ पे नियामक घटक का क्या नाम है, तो अपन कहेंगे भैया थर्मोस्टेट होता है। तो यहाँ पे आपने प्रेस करते हो कपड़ों की, तो हैंडल के नीचे गोल गोल सा होता है, उसको घुमाते हो, वही आपका थर्मोस्टेट होता है। और वो जो थर्मोस्टेट होता है वो हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी क्रम में लगा होता है, और उसका काम होता है तापमान को क्या करना, नियंत्रित करना होता है। तो यहाँ पे आराम से ये थर्मोस्टेट होता है। यहाँ पे ठोस प्लेट अंदर होती है, प्रेशर जो प्लेट होती है वो बिल्कुल नीचे जो बॉटम की होती है वो आपकी प्रेशर प्लेट होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, और दोस्तों यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, और ये अपना अगला प्रश्न आ चुका है। और यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न से अपन मुलाकात करते हैं, और 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, और ये 5 नंबर प्रश्न क्या है, आइए। विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभों के लिए प्रयुक्त विसंवाहक यानी व्रत किसके बने होते हैं। दोस्तों यहाँ लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है। विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभों के लिए, भैया अब वितरण लाइन है तो इसका मतलब उसने साफ ये भी कह दिया कि खंभे हैं, और ये धरातल में इतना गाड़ दिया, 1/6 भाग तो अपन ने गाड़ दिया, और ये भाग ऊपर है, और यहाँ पे लगा दिया अपन ने क्रॉस आर्म, और क्रॉस आर्म पर ये यहाँ पे अपन ने लगा दिया इंसुलेटर, जिसे आप चिड़ी कहते हो। ठीक है, ये और ये अपने क्या हो गए, चालक हो गए। और ये यही तो कह रहा है विसंवाहक,
तो विसंवाहक का मतलब है ये इंसुलेटर। क्या इंसुलेटर को ही क्या कह रहा है, वो विसंवाहक कह रहा है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर व्रत किसके बने होते हैं, तो यहां पे अपन कहते हैं भैया इंसुलेटर जो बने होते हैं ये आपके सीधे सीधे किसके बने होंगे, तो अपन कहेंगे ये चीनी मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बने होते हैं, या फिर अपन ये कांच के बनाते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, एपॉक्सी हो गया, बेकेलाइट हो गया, कार्बन फाइबर हो गया, सेरामिक। अब दोस्तों यहाँ पे चीनी मिट्टी नहीं दिया, लेकिन एक चीनी मिट्टी का ही रूप होता है, यहाँ पे सेरामिक यानी मृत्तिका। अब ये भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है। जब आपके यहाँ पे चीनी मिट्टी यानी पोर्सलिन नहीं मिलता है तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या करेंगे अपन, सेरामिक करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा आसानी से। तो यहाँ पूरा डायग्राम के साथ मैं समझा रहा हूँ। अगला अपन यहाँ लेते हैं 6 नंबर, और 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा। और अगला 6 नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मीटर डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो भैया यहाँ पे किस पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मरकरी मोटर मीटर होता है, कम्यूटेटर मोटर मीटर होता है, प्रेरण इंडक्शन मीटर होता है, और एक वोल्ट मीटर होता है। दोस्तों यहाँ पे और किसी से अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो प्रेरण, क्योंकि प्रेरण क्रिया ओनली फॉर किस में होती है, तो अपन कहते हैं कि सर प्रेरण क्रिया ओनली फॉर किस में होती है, एसी के अंदर होता है। तो यहाँ डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रेरण को कभी भी डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये ओनली फॉर आपका 3rd नंबर हो जाएगा, यानी प्रेरण इंडक्शन जो भी मीटर होते हैं इसको डीसी में प्रयोग नहीं करते, ओनली फॉर कहाँ प्रयोग करते हैं अपन, एसी में करते हैं, बाकी अन्य को अलग अलग जगह प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न। और 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं 7 नंबर को। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से केंद्र टैपिल ट्रांसफॉर्मर से पूर्ण तरंग संशोधक बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है। दोस्तों ध्यान रखना, उसने पहले कह दिया केंद्र टैपिंग है, ये टैपिंग है भाई, है ना, टैपिंग ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है, इस प्रकार से मैं पूरा समझा देता हूँ। देखो यहाँ एसी सप्लाई देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास में एक ट्रांसफॉर्मर है, और ये ट्रांसफॉर्मर इस तरह है दोस्तों। ये ट्रांसफॉर्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इस तरह बनाया जाता है। एक डायोड यहाँ लगाया जाता है, और यहाँ पे सीधा अपन बात करेंगे एक डायोड यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। और यहां से एक टैपिंग निकाल करके और लोड के साथ में जोड़ दिया जाता है ये लोड। तो भैया डायोड नंबर 1 और डायोड नंबर क्या होता है, 2 होता है। ये होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर में आपसे डायोड की संख्या पूछे तो कितना करेंगे, 2। आपसे एफिशिएंसी यानी दक्षता पूछे तो ध्यान रखना 81.2% करते हैं। 81 पॉइंट कितनी करते हैं, 2% करते हैं। मैं बार बार जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे कि वैसे पूरा का पूरा मैच खा रहा है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी कतई आवश्यकता नहीं है। बहुत ईजी वे में आराम से आप बस एक भोकाल वीडियो जो है, मैराथन है इलेक्ट्रीशियन का मैराथन, उसको आप आराम से देख लीजिए। यूट्यूब पर आपको आराम से वीडियो के अंदर जाओगे तो नीचे 10-5 वीडियो जैसे कि 22 तारीख को सुबह प्रातः 6 बजे से 6 बजे आ गया था, तो उसको आप आराम से देख लीजिए, 2 बार निकाल लीजिए, आपका जो डर है इलेक्ट्रीशियन का वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा बस। दूसरा यहाँ पे डायोड है 2 और दक्षता होती है 81.2% इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि पूर्ण तरंग संशोधक का मतलब है रेक्टिफायर। तो यहाँ बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता पड़ रही है मेरे दोस्तों, यहाँ 2 डायोड की आवश्यकता पड़ रही है। तो राइट ऑप्शन सीधा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपसे पूछ ले ब्रिज, तो ब्रिज के अंदर 4 डायोड प्रयोग करते हैं, और यहाँ हाफ वेव पूछ ले तो हाफ वेव में 1 डायोड प्रयोग करते हैं। इसका आउटपुट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों इसका आउटपुट होता है ये, इसका आउटपुट होता है ये। तो यहाँ पे अपन कहेंगे ये आउटपुट होता है, और आउटपुट में ये पल्सेटिंग डीसी निकलती है, पल्सेटिंग डीसी देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो गया आपका ए। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और अगला प्रश्न आ चुका है 8 नंबर। और 8 नंबर क्या आ चुका है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से अपन को समझना है। बैटरी चार्जर खालिस्तान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी चार्जर होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे अपने पास में बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी है भैया, ये बैटरी है, और बैटरी को चार्ज करना है, ये प्लस है ये माइनस है, और यहाँ अपन कहते हैं कि ये चार्जर है,
ये क्या है, चार्जर है, और चार्जर है तो इसकी लीड तो अपन ने लगा दी है, इसकी लीड तो लगा दी, लेकिन इसकी दो तार और निकलते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो भैया प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में। यहाँ पे सपोज करो एसी है और यहाँ हमको चाहिए चार्ज करने के लिए डीसी, तो ये चार्जर के अंदर ऐसा क्या होता है जो एसी को डीसी में बदलता है, तो अपन कहते हैं कि यहाँ एसी टू डीसी करने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर अपन प्रयोग करते हैं, जिसे दिष्टकारी के नाम से जाना जाता है। कन्वर्टर दोस्तों, कन्वर्टर एसी टू डीसी, डीसी टू एसी करता है। चॉपर जो होता है डीसी टू डीसी करता है, चॉपर क्या करता है, डीसी टू डीसी करता है। एक होता है साइक्लो कन्वर्टर, ये एसी को एसी में, चॉपर जो काम करता है ये डीसी टू डीसी काम करता है, और यहाँ साइक्लो कन्वर्टर होता है ये एसी टू क्या करता है, एसी के अंदर चेंज करता है दोस्तों। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि जो साइन वेव होती है, उस साइन वेव को जैसे साटूथ वेव होती है, वर्गाकार होती है, ठीक है, तो उनमें ये चेंज करता है। जबकि यहाँ पे जो चॉपर होता है, ये चॉपर क्या काम करता है कि शुद्ध डीसी को पल्सेटिंग डीसी में बदलता है। किसको, तो अपन कहते हैं जैसे कि आपके पास में यहाँ शुद्ध डीसी है ये, ठीक है, ये शुद्ध डीसी है, तो ये पल्सेटिंग डीसी में बदलने का कार्य कौन करता है, ये चॉपर का कार्य होता है। और रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी, दिष्टकारी का आपको पता है कि ये किसको क्या कर रहा है, तो ये एसी को डीसी में चेंज करता है। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है यहाँ पे, और अगला प्रश्न जो है ये 9 नंबर प्रश्न आ चुका है। और दोस्तों 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 9 नंबर के अंदर। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है, तो भैया इंसुलेटर नहीं है, इंसुलेटर का मतलब है अचालक नहीं है, इसका मतलब बाकी तो सब अचालक है। तो यहाँ पे देखो माइका यानी कि अब्रक, जो आर्म ये कम्यूटेटर होता है, 2 खांचे, 2 सेगमेंट्स होते हैं, उसके बीच में खांचा होता है, खांचों के अंदर क्या भरते हैं, माइका। सोना मेरे दोस्तों ये देखिएगा आराम से, तो सोने के अंदर तो भैया धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ तो ये आपका क्या हो गया, यही तो है कि वो कह रहा है इंसुलेटर नहीं है, अचालक नहीं है, तो ये ग्लास होता है, लकड़ी होती है, सारे के सारे तो क्या है मेरे दोस्तों, ये तो अचालक है। सोना जो होता है यानी एयू, इसका प्रतीक है एयू, और यहाँ इसकी जो चालकता होती है वो 99% होती है। कितनी होती है, 99% इसकी क्या होती है, चालकता होती है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखिएगा आराम से। और 19.3 आपेक्षिक घनत्व होता है, 19.3 होता है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, और अगला प्रश्न है ये, और अगले प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा आराम से। तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा कहेंगे कि दोस्तों यहाँ पे ये देखो, पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है, तो यहाँ पाइप अर्थिंग प्रतिरोध को किसके द्वारा विनियमित किया जा सकता है, तो पाइप अर्थिंग है, और पाइप अर्थिंग को प्रतिरोध को कम करना है, कहने का मतलब। दोस्तों यहाँ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो पाइप अर्थिंग होता है, पाइप अर्थिंग के अंदर ये जो पाइप होता है, ये पाइप जो होता है, ये पाइप किसका बना होता है, तो अपन कहते हैं कि ये जीआई खोखला पाइप होता है। क्या होता है, खोखला, जीआई खोखला पाइप होता है दोस्तों। इसका व्यास कितना होता है, तो कहते हैं इसका व्यास जो होता है 38 mm होता है। इसका जो व्यास होता है वो 38 mm होता है, और यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, होल होते हैं, तो ये होल होते हैं, ये 12 mm के होते हैं। इसकी जो न्यूनतम लंबाई होती है मेरे दोस्तों, ये 2 मीटर होती है। न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, 2 मीटर होती है। इसके चारों ओर प्रतिरोध कम करने के लिए नमक और कोयला डाला जाता है, कोयला बोले तो चारकोल अपन डालते हैं, और ये सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली विधि होती है। तो यहाँ पे अर्थिंग रोड को बदलकर, अर्थिंग रोड नहीं बदलते हैं, तांबे के रोड डालकर, जी नहीं, चालक तार को बदलकर, जी नहीं, नमक कोयला पानी डालकर प्रतिरोध को कम किया जाता है। सीधा ऑप्शन है ये। और यहाँ पे आपसे पूछ ले कि इस तक पानी पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे पानी डालने के लिए जीआई पाइप होता है। क्या होता है, जीआई पाइप होता है, और ये 19.5 mm का होता है। कितना होता है, 19.5 mm व्यास का होता है, जिसके द्वारा पाइप तक यानी इलेक्ट्रोड तक पानी पहुंचाया जाता है। बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया। दोस्तों आपको इस कदर से 10-5 दिन में ऐसा बना दूंगा कि आपका जो डर है वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, और एग्जाम से पहले आप ये कहोगे
गुरुजी अब टेंशन नहीं है, ये मेरा वादा है। लेकिन बस मेरा साथ दे दीजिए दोस्तों, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये फटाफट थोड़ा सा ग्रोथ हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 11 नंबर, और 11 नंबर प्रश्न लीजिएगा दोस्तों। और 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो 11 नंबर प्रश्न आ चुका है, और 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे एसी सर्किट के प्रेरक और कैपेसिटिव रिएक्शन को खालिस्तान में रेट किया जाता है। रेट का मतलब होता है मापा जाता है। इसको किस में मापा जाता है, यानी कि ये कह रहा है एक प्रेरक रिएक्शन होता है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्शन होता है। इंडक्टिव रिएक्शन होता है एक्स एल होता है, और एक होता है एक्स सी, यानी कैपेसिटिव रिएक्शन रिएक्टिव होता है। तो ये दोनों जो होते हैं, ये इसको कहते हैं मेरे दोस्तों प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात, प्रतिघात, और इसे कहते हैं धारितीय, धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात कहते हैं। इसका प्रतीक तो ये हो ही गया, और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है, और इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। और दोस्तों गलती से ये दोनों किसी परिपथ में बराबर हो जाते हैं तो वो परिपथ आपका क्या कहलाता है, फिर अनुनाद परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुनाद, अनुनाद परिपथ कहलाता है, यानी रेजोनेंस परिपथ कहलाता है। तो समझ में आया कि नहीं आया, आया। प्रेरकीय प्रतिघात और ये धारितीय, यानी रिएक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है, यानी इसको ओम में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों यहाँ पे, और ये प्रश्न आ चुका है एक न्यूमेरिकल के तौर पर। और न्यूमेरिकल से पता नहीं क्यों डर लगा रहता है, जबकि मैंने ये कह दिया कि भैया ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा जो आपसे नहीं बनता हो। क्यों, क्योंकि आपकी तैयारी है मैथ रीजनिंग में, क्योंकि आप अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे यदि 200 केवीए 2000/200 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर की माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड है, तो प्राथमिक वाइंडिंग में घुमाओ, घुमाओ का मतलब होता है टर्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। अरे ये 200 केवीए तो पागल बढ़ाने के लिए कहा गया है। आपको मतलब ये है कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भैया के बराबर यहाँ पे एन एस बटा एन पी होता है, और यहाँ पे ई लिख दो चाहे वी लिख दो, आप कैसे भी कुछ भी लिख दो, यहाँ पे ये होता है। और एक अगर धारा से तुलना करें तो यहाँ पे P हो जाता है और ये IS हो जाता है। इसको रट लीजिए बस, और कुछ नहीं। अब दो चीजों के बारे में कह रहा है तो दो चीज को पकड़ लीजिए, NS बटा NP, और यहाँ पे VS बटा VP होता है। दोस्तों अगर यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मर का नाम नहीं दिया गया है तो दो वोल्टेज आपके पास है, क्योंकि यहाँ स्टेप अप स्टेप डाउन कुछ नहीं कहा गया, केवल एक ट्रांसफॉर्मर कहा गया। जो पहले मान आता है वो प्राइमरी होता है और बाद में आता है वो सेकेंडरी होता है, बस इतना सा ध्यान रखो आप। तो यहाँ पे ये P है तो P का है तो भैया टर्नों की संख्या P की जगह लिख दो नीचे सीधा सीधा 2000, ये लो गुरुजी। यहाँ NS का मतलब है यहाँ 200 है, ये लिख दिया 200। और यहाँ पे VS, तो यहाँ पे कह रहा है माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड है, सॉरी उल्टा लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये इसका मान आ गया। तो यहाँ पे अपन कहते हैं सेकेंडरी में मोड जो होते हैं वो 100 मोड है यहाँ पे। और आपसे NP पूछ रहा है, NP पूछ रहा है यानी प्राथमिक में घुमावों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये अब काटा पीटी कर दीजिए, 1 2 1 2, और 2 से ये गया सीधा सीधा 1000। तो यहाँ पे अपन कहेंगे NP बराबर कितना हो जाएगा, 1000 टर्न होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1000 टर्न बराबर ही। अब इसमें कहाँ दिक्कत आई रे मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा है, लड्डू गोपाल है पेपर। तो यहाँ पे अगला लीजिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, ये 13 नंबर प्रश्न। और 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसका भी अपन पोस्टमार्टम कर देते हैं फटाफट। लीजिए अच्छा सा धार दे लीजिए चक्कू के अंदर, और यहाँ पे आ जाइए हलाल करने के लिए। स्क्वायरल केज मोटर की गति खालिस्तान होती है, यानी कि अपन कहते हैं कि जो प्रेरण मोटर होती है उसकी गति जो होती है किसके द्वारा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कहते हैं भैया यह है प्रेरण मोटर, और प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण, गति नियंत्रण, नियंत्रण नियंत्रण विधि। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं स्क्वायरल केज की बात चल रही है भैया, पिंजरा प्रेरण। तो ध्यान रखना पिंजरा, तो यहाँ पिंजरा प्रेरण की बात चल रही है। तो पिंजरा प्रेरण मोटर के अंदर पहली तो अपन कहते हैं कि यहाँ पे पोल नियंत्रण के द्वारा, ठीक है,
पोल नियंत्रण के द्वारा अपन कंट्रोल करते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नियंत्रण के द्वारा, फ्रीक्वेंसी नियंत्रण के द्वारा करते हैं। और तीसरा होता है दोस्तों यहाँ पे सप्लाई, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के द्वारा। बस ये तीन विधि के द्वारा स्क्वायरल केज पिंजरा प्रेरण मोटर की अपन क्या करते हैं, गति नियंत्रण करते हैं। स्टेटर लाइन करंट के अनुसार, भैया करंट के अनुसार कोई जिक्र नहीं है। रोटर, रोटर का तो नाम ही मत लीजिए, यहाँ कोई मतलब। स्टेटर ध्रुव की संख्या में बदलकर, ध्रुव का मतलब होता है पोल, तो पोल को नियंत्रण करके तो राइट ऑप्शन सीधा हो जाएगा। रोटर का तो यहाँ नाम ही मत लीजिए, रोटर के द्वारा तो करते ही नहीं है, सीधा स्टेटर से ही होता है, केवल स्टेटर से। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हो गया। अब आप, ये तो मैं आज सोल्व करा रहा हूं, जबकि भोकाल जो मैराथन है वो तो मैंने 22 तारीख को डाल दी ना। तो यहां पे अब ये ऐसे कि ऐसे आपको मैच नहीं खाए तो बोलना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत तन मन धन से उस वीडियो को आप पढ़िएगा, क्योंकि अच्छे से समझाया गया है। और आप पीडीएफ की बात करते हो, पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है केवल, लेकिन मैं जो बार बार जो समझा रहा हूं बोल बोल के, वो एक्स्ट्रा मैटर और ज्यादा है। तो पीडीएफ से ज्यादा होता है वीडियो देखना तरीके से। लेकिन आप लोगों के जहन में पता नहीं क्या है, पीडीएफ पढ़ोगे तो भी इतना ही टाइम लगेगा और वीडियो देखोगे तो भी इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी स्पीड ऑलरेडी औरों की तुलना में बहुत तेज है। और आपको अगर कम लग रही है तो 2 की स्पीड से चलाओ ना। 10 घंटे का है तो आराम से 5 घंटे में फ्री हो जाओगे। पीडीएफ पढ़ोगे तब भी आप इतने में ही फ्री होगे। लेकिन पीडीएफ वीडियो से क्या होता है, आवाज कानों में बैठती है तो दिमाग में सेट हो जाता है पूरा का पूरा। हाँ जी, तो ये हो गया। अब उसने ये दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 विधि कोई सा भी दे सकता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे 14 नंबर, और 14 नंबर पे आ जाइए सीधा सीधा। तो यहाँ पे 14 नंबर क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, यहाँ पे इस 14 नंबर का भी खात्मा कर लीजिए। अब 14 नंबर का खात्मा करने के लिए अपनाए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एमीटर खालिस्तान के लिए मार्ग प्रदान करता है। अरे एमीटर किसके लिए मार्ग प्रदान करता है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं एक होता है हमारा एमीटर और एक होता है हमारा वोल्टमीटर। ठीक है, एक एमीटर हो गया, एक वोल्टमीटर हो गया। यहाँ जो एमीटर लगाया जाता है ये भैया फेज, किसके साथ, फेज के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और ये सप्लाई किसके साथ, तो यहाँ सप्लाई या लोड के अपन कहेंगे समांतर क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में, समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। ये धारा को मापेगा, ये किसको मापेगा, तो अपन कहेंगे लोड धारा को मापेगा। लोड धारा, लोड धारा को मापेगा तो लोड धारा ज्यादा से ज्यादा मापेगा। और ये मापता है किसको, तो अपन कहते हैं ये वोल्टेज को मापेगा, तो ये वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। तो ये चीजें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। अब किसके बारे में क्या है, एमीटर, एमीटर में फेज तार की श्रेणी में लगाते हैं, प्रतिरोध कम होता है और लोड धारा ज्यादा मापता है। तो न्यूनतम धारा होगी क्या, नहीं, न्यूनतम धारा क्यों होगी, या तो लोड धारा ज्यादा है। अधिकतम वोल्टेज, वोल्टेज का तो नाम ही मत लीजिए आप, अधिकतम धारा, अधिकतम धारा ही तो मापेगा यहाँ पे। और न्यूनतम वोल्टेज, तो न्यूनतम वोल्टेज तो होगा ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ अधिकतम धारा को मापने के लिए अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट आता है ये 15 नंबर, और 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न आ चुका है मेरे दोस्तों, और 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बात करते हैं एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की क्षेत्र वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है। अब दोस्तों अगर आपको डायग्राम बनाना आता है तो आराम से कर सकते हो। देखो आराम से, यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये हमारा आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर के पास में ब्रश लगी होती है और सीधा इसको लोड से जोड़ दिया जाता है। तो ये लोड से जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। यहाँ पे फिर कह रहा है क्योंकि सेपरेटली एक्साइटेड यानी अलग से इसको पृथक उत्तेजित किया जाता है, तो यहाँ इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व रखने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सेल बैटरी के द्वारा ये लगाया जाता है। अगर इसके वोल्टेज मान को कम ज्यादा करना है तो यहाँ पे एक रियोस्टेट भी लगाया जाता है, वेरिएबल प्रतिरोध भी लगाया जाता है। अब ये कह रहा है क्षेत्र वाइंडिंग, क्षेत्र वाइंडिंग का मतलब ये फील्ड वाइंडिंग किसके साथ जुड़ी होती है, किसके साथ जुड़ रही है, तो अपन कहते हैं ये सप्लाई सोर्स के श्रेणी में जुड़ रही है, सप्लाई सोर्स के श्रेणी में जुड़ रही है। तो खुले सर्किट से जुड़ रही है क्या, जी नहीं, चारों तरफ से बंद है, बंद सर्किट से, बिल्कुल बंद सर्किट है। तो यहाँ पे सोर्स के साथ संट में, अरे सोर्स के साथ संट थोड़ी है, सोर्स के साथ श्रेणी में है ये ना सोर्स, तो यहाँ वोल्टेज सोर्स है ये, इसे ही तो कहते हैं सोर्स यानी सप्लाई सोर्स। तो ये सप्लाई सोर्स के साथ श्रृंखला में जुड़ी होती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। बोलो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है।
अगला प्रश्न लीजिएगा। और अगला प्रश्न आ चुका है दे दनादन। तो यहाँ पे 16 नंबर, और 16 नंबर को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक एक प्रश्न को अपन पूरा तरीके से समझेंगे। 16 नंबर है, पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए, पृथ्वी का प्रतिरोध है उसे कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहां अपन कह रहे हैं अर्थिंग, पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए, यानी कि पृथ्वी का प्रतिरोध कह दो चाहे अर्थिंग कह दो, है ना। तो यहां पे अपन कहते हैं अर्थ, अर्थ का प्रतिरोध, अर्थ का प्रतिरोध कम करने के उपाय। ये पहला अपन कहेंगे नमक, कोयला, नमक वह कोयला डालकर, डालकर। दूसरा यहां अपन कहेंगे पानी डालकर, ठीक है, पानी डालकर। चौथा तीसरा होता है इसमें कि इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ाकर, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ाकर, ठीक है। नंबर है नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड को गहराई में, गहराई में ढालकर, या आप कह सकते हो इसको यहाँ पे कि गड्ढे का, गड्ढे की गहराई, यहाँ पे गड्ढे की गहराई बढ़ाकर, बढ़ाकर, गड्ढे की गहराई बढ़ाकर। नेक्स्ट आप ये कह सकते हो कि अनेक, अनेक, अनेक इलेक्ट्रोड, अनेक इलेक्ट्रोड को समांतर में जोड़कर, जोड़ कर। तो दोस्तों इतने सारे उपाय है, जरूर नहीं है एक ही हो। यहां नमक कोयला डालकर, पानी डालकर, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल बढ़ाकर, यहां इलेक्ट्रोड की गहराई, गहराई, इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड को गहराई में डालकर, या गड्ढे की गहराई बढ़ाकर, अनेक इलेक्ट्रोड को समांतर क्रम में जोड़ करके अर्थ का प्रतिरोध क्या करते हैं, कम करते हैं। लकड़ी का कोयला और नमक के मिश्रण का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यहां कह रहा है नहीं किया जाता, यानी किसका नहीं करते। अर्थिंग की प्लेट गहरी खाई में रखना चाहिए, ये मैंने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रोड को गहराई में डालकर। छोटे आकार के, नहीं भैया यहां अपन को क्षेत्रफल बढ़ाना है, मैंने पहले लिख दिया क्षेत्रफल बढ़ाना है, छोटे आकार के कैसे कर देंगे। और बड़े आकार की अर्थ प्लेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जितना क्षेत्र रहेगा वो नमी के संपर्क में ज्यादा आएगा, और नमी के संपर्क में रहेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 नंबर हो गया। अगला प्रश्न आता है, और ये 17 नंबर प्रश्न को लीजिएगा। और 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 17 नंबर कह रहा है दोस्तों यहाँ पे ये, तो 17 नंबर को अब समझिएगा ध्यान से। तो यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट्स प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट है, कंडक्टर की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डीसी मोटर है और डीसी मोटर के आर्मेचर है, और ये डीसी मोटर का आर्मेचर है, यहाँ कम्यूटेटर लगाया जाता है, और इसके जो खांचे हैं, ये जो खांचे हैं ना, तो इसमें कह रहा है कि 12 स्लॉट्स प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट्स है, 39 स्लॉट्स है, और प्रत्येक के अंदर 12 कंडक्टर है। प्रत्येक के अंदर कितने हैं, 12 कंडक्टर है, और 39 क्या है ये, यहाँ पे स्लॉट्स है। तो ये पूछ रहा है कुल कंडक्टर की संख्या कितनी होगी। तो भाई साहब यहाँ पे सीधा सीधा बार नाम का 108 होता है, यहाँ पे ये 10 हो गया, और 12 बातों से भारतीय 36, और 36 और 10 कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 46 होता है, तो ये 468। तो यहाँ पे दोस्तों 468 सीधा सीधा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये अपना 4 नंबर आपका राइट ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 18 नंबर को। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मीटर को इंसुलेशन परीक्षक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ अपन सीधा कहते हैं जैसे कि यहाँ पे एक होता है निम्न प्रतिरोध, क्या होता है, निम्न प्रतिरोध, एक होता है मध्यम प्रतिरोध, क्या होगा, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे मध्यम प्रतिरोध, और एक होता है यहाँ पे उच्च प्रतिरोध, ठीक है।
निम्न प्रतिरोध होता है वो 1 ओम, 1 ओम तक होता है। यहाँ पे ये जो होता है 100 किलो ओम तक होता है। और यहाँ बात करते हैं जो उच्च प्रतिरोध होता है 100 किलो ओम से अधिक होता है। इसको शुद्ध तरीके से मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? केल्विन, केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, केल्विन ब्रिज। और इसको मापने के लिए अपन यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और इसको मापने के लिए यहाँ पे मेघर का प्रयोग करते हैं, मेघर का। और दोस्तों मेघर का जो प्रयोग किया जाता है वो इंसुलेशन प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध का मतलब होता है, इसको रोदन प्रतिरोधी बोलते हैं और यहाँ पे अचालक प्रतिरोध भी बोलते हैं। और इस अचालकों का जो प्रतिरोध मान होता है वो कभी भी 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। ये तो आपसे क्या पूछा गया है, ये इंसुलेशन परीक्षक का माना जाता है फ्रीक्वेंसी मीटर से, मेगर से, वाट मीटर से, इंसुलेटर से। तो भैया यहाँ पे अपन किससे मापते हैं? तो यहाँ सीधा सीधा होता है मेगर से मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी मीटर मापा जाता है, और वाट से यानी शक्ति को मापा जाता है, और इंसुलेटर से कुछ भी नहीं मापा जाता, ये खुद इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है दोस्तों, और अगला प्रश्न आता है वो क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है, आप ये सॉरी अगला प्रश्न आता है और यहाँ पे 19 नंबर आ चुका है। और 19 नंबर क्या है? तो देखिएगा ध्यान से 19 नंबर को। तो 19 नंबर में क्या कहा गया है? 19 नंबर में कहा गया है कि विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर खालिस्तान का होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे वायरिंग की जाती है, तो वायरिंग के अंदर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो वायरिंग तार होते हैं, वायरिंग के अंदर जो तार होते हैं, ये मेरे दोस्तों 100% किसके होने चाहिए? यानी किसके होने चाहिए? तांबे के होने चाहिए। किसका होना चाहिए? तो अपन कहते हैं तांबा होना चाहिए। और तांबे की यहाँ पे शुद्धता जो दी जाती है वो 99.90% होती है। कितनी होती है? तो यहाँ पे तांबे की शुद्धता जो होती है वो 99.90% शुद्धता का तांबा अपन प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा। और तांबा जो होता है यहाँ पे विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। सबसे अच्छा तो चांदी है, सबसे अच्छा तो चांदी है, लेकिन चांदी का भाई अपनी औकात नहीं है करने की। तो यहाँ पे तांबा ही प्रयोग लिया जाता है। और जो यहाँ पे तांबा होता है इसको मानक तार बोलते हैं मेरे दोस्तों, मानक तार बोलते हैं, यानी स्टैंडर्ड वायर के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ तांबा, लोहा है, इस्पीत है और टिन है, तो यहाँ पे अपने इनका प्रयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 20 नंबर। और दोस्तों 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तो आइए 20 नंबर का भी खात्मा कर देते हैं। धीरे धीरे एक एक प्रश्न को समझेंगे तो यहाँ आराम से जरूर खात्मा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, एक होता है अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर होता है, एक होता है यहाँ पे जनरेटर, ठीक है। अब ये दोनों ही जनरेटर है, लेकिन ये डीसी है और ये आपका एसी जनरेटर है, ऐसे। और एक होता है डायनामो। तो ये तीनों ही क्या करते हैं? ये मेरे दोस्तों ये यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देते हैं? ये विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। ये चीज ध्यान रखना एक तो, ठीक है। और यहाँ पे मेरे दोस्तों कोई भी मोटर आ जाए, XYZ कोई सी भी मोटर शब्द आ जाए, कोई सी भी मोटर शब्द आ जाए, तो वो मोटर जो क्या करती है? तो ये भैया मोटर को अपन विद्युत देते हैं, और विद्युत देते हैं तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करेगी? इसकी शाफ्ट घूम जाती है ना, तो यानी यांत्रिक ऊर्जा, किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, अरे तो वो मोटर है, अब मोटर XYZ कोई सी भी हो, ये पागल बनाने के लिए दे रहा है। क्या प्रेरण मोटर नहीं होती? क्या डीसी मोटर नहीं होती? ये सबके सब क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो राइट ऑप्शन ये हो गया। अब डायनामो होता है, तो ये डायनामो मैंने लिख दिया। तो यांत्रिक ऊर्जा को ये SMPS होता है और एक UPS होता है।
यहाँ पे एसएमपीएस जो होता है, यहाँ स्विच मोड पावर सप्लाई होती है जो एक कंप्यूटर का भाग होता है जो अन्य घटकों को वोल्टेज, अलग अलग वोल्टेज प्रदान करता है। यूपीएस क्या होता है कि यूपीएस आपका जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर को मेन सप्लाई ऑफ होने पर कुछ समय के लिए पावर सप्लाई दी जाती है। तो ये एक छोटा इन्वर्टर आप कह सकते हो इसको, है ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न। और 21 नंबर प्रश्न क्या है, आइए इस 21 नंबर को भी अपन देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईएसआई के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं संयोजन केबल के बीच में इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। दोस्तों अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे कि इंसुलेशन प्रतिरोध, यहां पे देखो, अब यहां थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। इंसुलेशन कंफ्यूज बार बार हो जाता है, इंसुलेशन प्रतिरोध या इंसुलेशन, इसको रेजिस्टेंस लिखो, है ना, इंसुलेशन रेजिस्टेंस यहां पे। अब इसको हिंदी में लिखो तो इसको अचालक प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसको मेरे दोस्तों रोधन प्रतिरोध भी कहते हैं। अब ये कोई सा भी वर्ड आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए ये। और इनका जो प्रतिरोध होता है ना, वो कम से कम जो होता है, ध्यान रखना, कम से कम, अधिक तो कितना ही हो हमको मतलब नहीं है, कम से कम होता है इसका 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम का मतलब होता है 10 की पावर 6 ओम ये। अब इस मेगा ओम को यानी इस प्रतिरोध को मापा किससे जाता है, तो अपन यंत्र की बात करते हैं तो वो यंत्र होता है मेगर। क्या होता है, एक मेगर नामक उपकरण होता है जो इस प्रतिरोध को आसानी से माप लेता है, और वो मेगा ओम में ही मापता है, छोटे मोटे के बस वो नहीं मापता है। तो यहाँ पे 1 मेगा ओम होता है, तो यहाँ 1 मेगा ओम, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ तो राइट हो गया। ये किलो ओम है, ये 0.0 मेगा है, ये किलो है, तो ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर आपका राइट ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और ये 22 नंबर प्रश्न आ चुका है। और दोस्तों 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसका भी खात्मा अपन कर देते हैं। और खात्मा के लिए आप तैयार रहिएगा हथियार लेकर के, और बस धड़ाधड़, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में अपनी ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग बस कुछ ही समय में पूरे होने वाली है। यहाँ ट्रेनिंग का 2 पार्ट होगा, एक आपका 2 तारीख को पूरा हो जाएगा और एक 6 तारीख को पूरा हो जाएगा। इसके बाद दूसरी ट्रेनिंग के अंदर अपन प्रवेश कर जाएंगे सहायकों के अंदर, तो वहां देखेंगे फिर अलग। निम्नलिखित में से सोल्डरिंग अनुप्रयोगों में प्रवाह के लिए किस धातु का आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। प्रवाह के लिए, सोल्डरिंग अनुप्रयोगों में प्रवाह के लिए, दोस्तों प्रवाह का शब्द जो कहा गया है, इस प्रवाह के लिए यहाँ पे क्या है, फ्लक्स। क्या है, यहाँ पे फ्लक्स होता है। कह रहा है कि फ्लक्स किस धातु को आमतौर पर उपयोग नहीं लेते हैं, बोरेक्स। क्या, बोरेक्स। तो यहाँ तो दोस्तों बोरेक्स का तो हम प्रयोग लेते हैं, तो यहाँ बोरेक्स का उपयोग होता है। जिंक क्लोराइड यानी ये बोरेक्स यानी सुहागा होता है, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड भी हम प्रयोग लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड भी दोस्तों प्रयोग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लीड यानी कि सीसा हम प्रयोग नहीं लेते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो फ्लक्स होता है, इसका यूज क्यों लेते हैं, तो इसका कई रीजन होता है। यहाँ अपन कहते हैं कि दोस्तों जोड़ से गंदगी हटाने के लिए। दूसरा अपन कहते हैं कि जोड़ को साफ करता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कहते हैं जोड़ जो होता है, जोड़ को मजबूती प्रदान करता है। यहाँ पे कहते हैं कि जो फ्लक्स का कार्य होता है, ये जोड़ को जंग से भी बचाता है। ये जंग से क्या करता है, सुरक्षा करता है। जंग से क्या करता है, सुरक्षा करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, जो फ्लक्स होता है, ये सोल्डर को फैलने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे बात करेंगे सोल्डर को फैलने में सहायता करता है। दूसरा अपन कहते हैं कि सोल्डर से ऊष्मा को शीघ्रता से पहुंचाता है। और दूसरा है ऑक्सीकरण को रोकना, ऑक्सीकरण को रोकना। तो यहाँ पे ये ऑक्सीकरण को रोकना, तो ये फ्लक्स के कार्य होते हैं। जो ग्रीस जैसा पदार्थ होता है वो ये चूर्ण के रूप में भी होता है और लेह के रूप में भी होता है। तो राइट ऑप्शन तो यहाँ हो गया ये 4 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, और दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, और ये 23 नंबर प्रश्न
आ चुका है। और ये 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 23 नंबर। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों ये। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य खालिस्तान नियंत्रित करना है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट, दोस्तों यहाँ मैं अगर ओवन की बात करता हूं ओवन, तो यहाँ ओवन होता है यहाँ पे, और ये ओवन जो होता है ये गर्म भोजन रखने के लिए होता है। यहाँ पे ये बिल्कुल एक ऐसे चौकोर सा होता है ये इस तरह, ठीक है ओवन। तो यहाँ गर्म होता है ओवन, तो इसमें खाना भी पकाया जाता है या केक वेक ये सेकते हैं ओवन, तो ये होता है। अब ये कह रहा है कि कार्य थर्मोस्टेट का कार्य होता है ओवन के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है ना, हीटिंग एलिमेंट जो होता है, इस हीटिंग एलिमेंट के श्रेणी में क्या लगा होता है, तो अपन कहते हैं भाई साहब थर्मोस्टेट लगा होता है। और ये थर्मोस्टेट क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है। और जो थर्मोस्टेट होता है ये ताप को नियंत्रित करता है। यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है, तो अपन कहते हैं ये नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, नाइक्रोम का यहाँ पे बना होता है और तापमान को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे भाई ये तापमान होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। यहाँ पे आगे चलते हैं और आगे चलते हैं तो 23 नंबर देखिएगा। और यहाँ पे 23 नंबर जो है वो क्या है, तो 23 नंबर अगला आता है यहाँ पे 24, सॉरी ठीक है चक्कर पड़ा, 23 नंबर देख लिया था क्या अपन ने, हाँ 23 नंबर हो तो गया। तो यहाँ पे अगला है 24 नंबर, तो ये 24 नंबर लीजिएगा, ये 24 नंबर लीजिएगा। और 24 नंबर क्या है, आइए अब यहाँ पे कठोर तारों को काटने के लिए कौन से प्लास या प्लायर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे पहला आता है लंबी नाक वाला प्लास यानी लॉन्ग नोज प्लायर। दोस्तों इसका प्रयोग तो वहां किया जाता है जहां कोई बारीक छोटे छेद होते हैं, वहां से कोई तार पकड़ा जाए लेकिन अपनी उंगलियां वहां नहीं पहुंच रही, अपनी उंगलियां नहीं पहुंचती, तो वहां से किसी पेच को या तार को पकड़ने के लिए लॉन्ग नोज प्लायर का हम प्रयोग करते हैं। एक होता है यहाँ वायर स्ट्रिपर। वायर स्ट्रिपर का मतलब होता है दोस्तों जैसे ये केबल है और केबल से आगे का भाग छीलना है यानी इंसुलेशन छीलना है, तो उसके लिए वायर स्ट्रिपर का हम प्रयोग करते हैं। एक होता है लॉकिंग प्लायर, प्लास होता है ये अलग लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे तो इसमें तो अपन कहेंगे इंसुलेशन छीलने के लिए, इंसुलेशन छीलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लंबी नाक होता है जहां उंगलियां नहीं पहुंचती, और विकर्णी यानी डायगोनल होता है, ये होता है आपका जो तार होते हैं उनको काटने के लिए। पर्सनल इसका एक ही काम होता है काटने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ विकर्णी होता है, यानी कि ये इसकी एक धार पैनी रहती है, ऊपर से एक तरफ केवल एक एक धार ही होती है, इनकी दोनों जा होती है इसके जबड़े, तो एक एक धार होते हैं और एक तरफ से तुरंत ये काट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये विकर्णी होता है, डायगोनल होता है। इसको ये साइड कटर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, साइड कटर भी कहते हैं, इसको साइड कटर भी कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है 25 नंबर। और यहाँ पे 25 नंबर की बात करते हैं, 25 नंबर की बात करते हैं तो किसी एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्णक यानी लग के प्रकार की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे किसी एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, एल्यूमिनियम की तो केबल है और कॉपर बस बार है। दोस्तों बहुत तगड़ा झटका है यहाँ पे कह रहा है कि ये तो भैया बस बार है और बस बार किसकी है, तो ये तो है तांबे की, ठीक है ना। अब तांबे की बसवार है तो भैया तांबे का ही तार जोड़ना चाहिए, यहाँ पे तांबे का तार जोड़ना चाहिए। एल्यूमिनियम के बसवार है तो एल्यूमिनियम का जोड़ना चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी मजबूरी है, यहाँ तांबे की तो बसवार है, एल्यूमिनियम का ये तार है। अब इसको डायरेक्ट यहाँ जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए लग का प्रयोग तो करेंगे,
लग का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन यहाँ दोनों धातु अलग अलग है, तो दोनों धातुओं से मिलकर के जो लग बनी होती है उसका हम प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे तांबा और लग, यानी कि यहाँ पे बाई मेटालिक केबल लग हो गई, इंसुलेटेड स्लीव लग हो गई, कॉपर लग। अब दोस्तों अगर यहाँ कॉपर लग का इसके साथ करेंगे, जी नहीं, बाई मेटालिक केबल कनेक्टर, कनेक्टर का तो करेंगे नहीं, लग आएगा, तो यहाँ पे आएगा बाई मेटालिक केबल लग। बाई मेटालिक का मतलब होता है द्विधात्विक, द्विधात्विक केबल लग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो लग होगी, ध्यान रखना, द्विधात्विक लग होती है, द्विधात्विक लग प्रयोग करते हैं। और लग कैसी होती है, तो ये इस प्रकार से होती है, ये होती है इस प्रकार से। तो यहाँ पे जैसे कोई बोल्ट है तो इसको यहाँ लगा दिया, इसके अंदर केबल लगा दिया, और यहाँ इस तार केबल को इसमें फंसाने के लिए, जकड़ने के लिए क्रिम्पिंग प्लायर या क्रिम्पिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, तो ये द्विधात्विक प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ तांबा है, यहाँ तांबा है ना, तो फिर अपन लोग ये कॉपर लग का हम प्रयोग करेंगे दोस्तों। राइट ऑप्शन हो गया है 1 नंबर। अगला देखिएगा, और अगला आता है यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न आ चुका है। और 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा 26 नंबर प्रश्न को। तो यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी एल्काइल सेल, ठीक है, एल्काइल है और उसको अपन क्षारीय सेल भी कहते हैं। तो एल्काइल सेल है जिसको क्षारीय सेल कहते हैं, और 12 घंटे तक 4 एम्पियर की नियत धारा पर अनावेशित किया जाता है। ठीक है, अनावेशित का मतलब होता है डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसे अपनी सामान्य आवेशित अवस्था में लाने के लिए 20 घंटे तक 3 एम्पियर की नियत धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एम्पियर हावर के क्षमता की गणना कीजिए, और एम्पियर हावर की क्षमता की गणना करनी है दोस्तों यहाँ पे कि कितनी होती है। ठीक है, अब यहाँ अपन को पूरा का पूरा मेथड तरीके से समझना है, यानी क्षमता निकालनी और वो प्रतिशत में निकालनी है। एम्पियर हावर की क्षमता की गणना कीजिए, तो 12 एम्पियर होती है। तो यहाँ पे आउटपुट, तो आउटपुट बटा इनपुट इनटू में क्या करेंगे 100। ठीक है, इस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ एम्पियर हावर कह देता कितने एम्पियर है तो तुरंत अपन निकाल देते, लेकिन ये क्षमता का मतलब यहाँ पे क्या है, दक्षता से है कि दक्षता ज्ञात कीजिए यानी। ठीक है, तो वो दक्षता याद करेंगे तो आउटपुट, तो आउटपुट देखिए डिस्चार्ज को आउटपुट कहते हैं, तो डिस्चार्ज कहते हैं 12 × 4, तो 12 चौक 48 होता है, तो ये 48 आ गया। इनपुट कितना होता है, तो 20 × 3 यानी कि 60 हो गया, तो ये 60, और इनटू में क्या कर देते हैं 100। 1 से तो 1 गया ये, और 6 से यह गया, 6 × 6 = 12, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 = 30, 6 × 36, 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48 हो गया, और 1 0 ये आ गई। तो भैया ये प्रतिशत आ गया अपना 80%। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, सीधा सीधा ये हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये दक्षता से रिलेटेड है, एम्पियर हावर के क्षमता की गणना करनी है, यानी दक्षता निकालनी है। तो यहाँ पे तो ये ठीक है। अगला आता है यहाँ पे, और ये आता है 27 नंबर। और 27 नंबर क्या है, आइए समझते हैं 27 नंबर को। तो यहाँ पे 27 नंबर लीजिएगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लघु पारेषण लाइन पर फेज संबंधित त्रुटि यानी फेज फॉल्ट के लिए किस प्रकार के रिले को प्राथमिकता दी जाती है, रिले को प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे अपन सीधी बात करते हैं, यानी कि देखो यहाँ पारेषण लाइन, ठीक है, पारेषण लाइन को सीधा सीधा कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन। अब ये दूरी के आधार पे पढ़ा रहा हूं मैं, दूरी के आधार पर। तो यहाँ पे एक होती है छोटी, ठीक है, छोटी हो गई। यहाँ पे बात करते हैं एक मध्यम हो गई, मध्यम, और एक होती है मेरे दोस्तों बड़ी लाइन। यहाँ पे छोटी को मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, छोटी। ये तो हो गई लाइन, ठीक है। अगर मैं किलोमीटर में बात करूं तो दोस्तों ये होती है 80 किलोमीटर तक, है ना, यानी 80 से कम कह दो। और ये होती है आपकी 200 तक, 200 किलोमीटर तक। और ये होती है 200 किलोमीटर से ज्यादा की। यहां बात करते हैं वोल्ट यानी केवी क्षमता में, तो ये होती है आपके 66 केवी तक, ठीक है, तक। ये होती है 132 केवी तक,
और ये होती है 132 केवी से ज्यादा के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए यहाँ पे दोस्तों एक रिले हम प्रयोग करते हैं, प्रतिघात रिले का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करते हैं कौन सी रिले, तो यहाँ प्रतिबाधा रिले यानी इंपीडेंस, और यहाँ पे होती है दोस्तों महो रिले। तो ये बड़ी लाइन में पूछे तो महो रिले, यहाँ पे पूछे तो प्रतिबाधा रिले या रिले होती है ना, रिले, और यहाँ पे छोटे में पूछे तो ये। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बढ़ चुके हैं, मैंने पूरा निकाल दिया। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट लाइन से लघु पारेषण, लघु का मतलब है छोटी लाइन, और छोटी लाइन से बचने के लिए यानी फेज संबंधित त्रुटि यानी फेज फॉल्ट से किस प्रकार की रिले का प्राथमिकता दी जाती है, प्रतिघात रिले, प्रेरण रिले और प्रतिबाधा रिले, विमुख यानी रिलक्टेंस रिले। तो भैया प्रतिघात मैंने सीधा सीधा लिख रखा है यहाँ पे, तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाता है पहला ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिएगा, और अगला प्रश्न आता है दोस्तों, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है 28 नंबर, और 28 नंबर क्या कह रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे 28 नंबर आ चुका है, और 28 नंबर को सीधा सीधा समझिएगा। यहाँ पे डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों क्या कह रहा है, डीसी मोटर के अंदर किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, एक होती है श्रेणी मोटर, एक होती है यहाँ पे शंट मोटर, और एक होती है यहाँ पे अपन बात करते हैं कंपाउंड मोटर। तीन मोटर होती है, श्रेणी, शंट और कंपाउंड। तो यहाँ श्रेणी के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग करते हैं, तो अपन कहते हैं सीधा सीधा 2 पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ जाता है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, जिसे फेस प्लेट स्टार्टर भी कहते हैं, और इसे ड्रम स्टार्टर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे शंट के लिए बात करते हैं 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट स्टार्टर हम प्रयोग करते हैं। और यहाँ कंपाउंड के लिए जो होता है, कंपाउंड के लिए 4 पॉइंट स्टार्टर हम प्रयोग करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर डीसी मोटर के लिए प्रयोग करते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे 2 पॉइंट होता है, 4 पॉइंट होता है। जबकि यहाँ स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है मेरे दोस्तों, ये आपके प्रेरण मोटर के लिए होता है। प्रेरण मोटर को चलाने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है ये 29 नंबर। और 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 29 नंबर प्रश्न को ध्यान से। तो यहाँ पे 29 नंबर है, यदि परिचालन के दौरान डीसी शंट का फील्ड खुला हो तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परिचालन का मतलब होता है रनिंग अवस्था। परिचालन का मतलब क्या है, रनिंग अवस्था। तो यहाँ पे सीधा सीधा अपन कह रहे हैं कि डीसी मोटर है एक, ये डीसी मोटर है ये, और डीसी मोटर ये है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे इसमें आर्मेचर के समांतर में पतले तार की और अधिक टर्न की एक वाइंडिंग लगाते हैं, जिसे शंट वाइंडिंग कहते हैं। और ये मोटर की तो बात कर रहा है, मोटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, सप्लाई लगा दो, येलो साहब। अब ये कह रहा है कि फील्ड, शंट फील्ड है, ये खुल गया बीच में से, येलो साहब ये खोल दिया इसको, और खोल दिया तो मुझे ये बता दीजिए कि इसमें धारा जाएगी क्या। जी नहीं, इसमें धारा कहां से जाएगी, ये तो टूटा पड़ा है, और ये टूटा पड़ा है तो यानी खुल गया, ये तो खुला है। ये तो जब खुला है तो भैया धारा इसके अंदर हो गई जीरो। धारा जीरो हो गई तो चुंबकीय जो फ्लक्स है वो भी हो गया जीरो। और हमको पता है कि यहाँ पे कि जो गति होती है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती और चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है डीसी मोटरों में। तो यहाँ पे अगर चुंबकीय फ्लक्स जीरो है तो गति क्या हो जाएगी भैया, अनंत हो जाएगी। अब आपका ऑप्शन पकड़ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मोटर की गति कम हो जाएगी, अरे कहां से हो जाएगी, ये तो अनंत हो रहा है। यह खतरनाक ढंग से उच्च गति पर काम करेगी, बिल्कुल करेगी साहब। और मोटर लोक हो जाएगी, कहां हो जाएगी लोक, मोटर गति स्थिर होगी नहीं। तो यहां अपन कहेंगे खतरनाक ढंग से हो जाती है। बोलो क्यों, क्योंकि यहाँ परिपथ तो बन रहा है कंप्लीट। तो यहाँ इस तरह होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। डीसी शंट मोटर की जो गति होती है ना, डीसी शंट मोटर की जो गति है वो गति लगभग नियत रहती है। अगर ये टूटती नहीं ना तो गति नियत रहती है, ध्यान रखना। इसकी जो गति होती है यानी लोड परिवर्तन जो होता है ना, लोड परिवर्तन पर इसकी गति नियत होती है, बस थोड़ी सी झुक जाती है। तो अपन कहते हैं इसकी जो गति होती है वो नियत होती है, नियत होती है। और इसमें फ्लक्स भी क्या होता है, नियत होता है, इसलिए इसको नियत फ्लक्स मोटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे मेरे दोस्तों 30 नंबर। और 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए 30 नंबर का खात्मा कर देते हैं अपन। तो 30 नंबर
है ये। और 30 नंबर क्या कह रहा है, तो यहाँ पे 3 फेज प्रणाली संतुलित स्टार कनेक्टेड प्रणाली में शक्ति का मापन करने के लिए कितने वाट मीटर की आवश्यकता होती है। दोस्तों यहाँ पे देखो, एक होता है संतुलन, संतुलित लोड, संतुलित लोड होता है, ठीक है, संतुलित लोड यानी तीनों फेजों में लोड का मान बिल्कुल समान है तो वो संतुलित। अब भैया 3 फेज हैं और 3 फेज में अगर समान है तो यहाँ पे 1 वाट मीटर से पार पड़ जाएगी आराम से, क्योंकि 2 की आवश्यकता ही नहीं है। तो संतुलित में तो लगाते हैं अपन 1 वाट मीटर, 1 वाट मीटर, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे असंतुलित, असंतुलित और असंतुलित लोड होता है, यानी तीनों के अंदर क्या है, तीनों फेजों में लोड का मान अलग अलग है। तो भाई अलग अलग है तो यहां जैसे मैंने कहा न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है तो अब अलग अलग है, पर अलग अलग है तो 1 वाट मीटर जैसे यहां लगेगा, 1 वाट मीटर आपका यहां लगेगा और 1 वाट मीटर यहां लगेगा, ये इसके साथ में, ये न्यूट्रल है तो एक तार तो इसके साथ जुड़ेगा। तो कितने वाट मीटर हो गए, यहां अपन कहेंगे 3 वाट मीटर, 3 वाट मीटर होता है। और एक होता है नंबर 3 यानी कि संतुलित, संतुलित व असंतुलित, असंतुलित, संतुलित व असंतुलित लोड होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई ये 3 फेज है और ये जैसे न्यूट्रल है, तो इसमें 2 फेज तो समान हो, 2 तो समान हो और 1 क्या हो, असमान हो। तो 2 समान है तो 2 समान के लिए तो 1 काफी है, और ये 1 असंतुलित है तो 1 के लिए ये, तो यहाँ पे 2 वाट मीटर का क्या करते हैं, 2 वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, संतुलित लोड के लिए 1 वाट मीटर होता है, असंतुलित के लिए 3 वाट मीटर होता है, और संतुलित असंतुलित के लिए 2 वाट मीटर हम प्रयोग करते हैं। अब यही तो पूछ रहा है ये कि संतुलित स्टार कनेक्टेड प्रणाली में शक्ति का मापन करने के लिए कितने वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 1 वाट मीटर का क्या करेंगे अपन, प्रयोग किया जाता है संतुलित के लिए। अगर ये संतुलित असंतुलित लोड कह दे तो वहां पे अपन क्या करेंगे, 2 वाट मीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे दोस्तों ये, और 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए 31 प्रश्न नंबर का भी अपन खात्मा करते हैं। और ये क्या कहना चाह रहा है, तो भाई तू बता दे फटाक से क्या कहना चाह रहा है रे। नीचे दी गई मोटरों में से किसका गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है। तो दोस्तों सबसे कमजोर का मतलब है, कमजोर का मतलब है सबसे सरल, कमजोर का मतलब क्या होता है, सबसे सरल होता है, सरल। तो किसका सबसे सरल होता है, तो एसी डीसी की अगर बात करते हैं सरल, तो यहाँ एसी डीसी की बात करते हैं तो डीसी का तो बिल्कुल इजी होता है, और एसी का क्या होता है, जटिल होता है, जटिल। अब इसमें भी अगर टुकड़े हो रहे हो तो देखते हैं, संचय संयुक्त यानी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है, संट मोटर हो गया, और विभेदी यानी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, और श्रेणी मोटर। दोस्तों यहाँ अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पे श्रेणी जो मोटर होती है, इस श्रेणी मोटर की गति नियंत्रण 5 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से करते हैं, 5 तरीके से करते हैं। एक होता है दोस्तों फील्ड नियंत्रण के द्वारा, एक होता है आर्मेचर नियंत्रण के द्वारा, एक होता है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण द्वारा, एक होता है इसमें फील्ड टैपिंग द्वारा, और एक होता है श्रेणी समांतर के द्वारा। क्या क्या, एक तो अपन कहेंगे फील्ड नियंत्रण, ठीक है, फील्ड को नियंत्रण कर दिया। एक होता है आर्मेचर नियंत्रण, आर्मेचर को नियंत्रण कर दिया, आर्मेचर नियंत्रण। एक होता है सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज के द्वारा। एक होता है फील्ड टैपिंग, फील्ड टैपिंग विधि द्वारा, और एक होता है यहाँ पे श्रेणी समांतर, श्रेणी समांतर के द्वारा। तो ये 5 विधि के द्वारा क्या करता है, गति नियंत्रण किया जाता है। तो बहुत आसान तरीके से होता है। तो राइट ऑप्शन तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर होता है। जबकि यहाँ पे ध्यान रखना, संट मोटर और कंपाउंड मोटर की होती है 2 विधियां होती है। एक आपकी होती है यहाँ पे आर्मेचर नियंत्रण होती है, और एक फील्ड नियंत्रण होती है, ठीक है। और एक डीसी मोटरों के अंदर ही होती है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि, जो सभी मोटरों के लिए प्रयुक्त होती है। अगला चलते हैं यहाँ पे 32 नंबर, और 32 नंबर आ चुका है दोस्तों यहाँ पे। और 32 नंबर क्या कह रहा है, आइए तो ये 32 नंबर का भी खात्मा कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक कॉइल 100 वोल्ट है, एक कॉइल 100 वोल्ट 50 रटल आपूर्ति से जुड़ा है। यदि सर्किट का प्रतिबाधा 10 ओम है तो उसमें बहने वाला
प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है करंट, है ना, प्रवाह है, उसमें बहने वाला प्रवाह है यानी करंट है। तो यहाँ पे देखो 100 वी यानी कि वोल्टेज बराबर तो 100 वोल्ट आ गया, और यहाँ प्रतिबाधा, प्रतिबाधा यानी कि जेड बराबर कितना हो गया 10 ओम है, और आपसे धारा पूछ रहा है तो भैया आई बराबर वी बटा आर होता है, आर के रूप में क्या है यहाँ पे जेड है, तो वी कितना है 100 है और ये 10 है, तो अरे सीधा सीधा 10 ओम आ गया, कहाँ दिक्कत आई है, तो आंख बंद, सॉरी एम्पियर है, 10 एम्पियर है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या ठोकेंगे, यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को नहीं। अगला प्रश्न आता है यहाँ 33 नंबर, और 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 33 नंबर को समझिएगा दोस्तों। दोस्तों चाहे थोड़ा सा टाइम लग जाए उसका दुख नहीं है, लेकिन अगर एक एक पॉइंट तरीके से समझ में आ जाता है तो यहाँ एनालिसिस से भी अपन बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं, और यहाँ से काफी हद तक मैच खाता है। भाई सेम डिट्टो नहीं पूछेगा तो हल्का सा रिलेटेड पूछेगा। अब जैसे अपन ने डीसी जनरेटर के स्टार्टर समझे, एक में पूछ लिया कि श्रेणी मोटर के लिए 2 पॉइंट है, अब क्या पता दूसरे में जैसे संट का पूछ ले, कंपाउंड का पूछ ले, तो ऐसे पूछा जा सकता है। जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान, ठीक है, जनरेटर को अपन क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो यह सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रक वायरिंग सही हो, बिल्कुल सही बात है, ताकि ताकि का क्रम प्रणाली से मेल खा सके, नियंत्रण वायरिंग सही हो, और ताकि यानी खालिस्तान का क्रम प्रणाली से मेल खाए। तो यहाँ पे है शक्ति अनुक्रम यानी कि पावर सीक्वेंस, तो ये पावर सीक्वेंस से तो क्या मतलब है, आयाम क्रम, एम्पलीट्यूड सीक्वेंस, आवृत्ति अनुक्रम, तो यहाँ जनरेटर का है, तो यहाँ फेज अनुक्रम, जी हाँ मेरे दोस्तों फेज सीक्वेंस, तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही क्रम होना चाहिए। जब उसको आप जैसे शादी समारोह में लेके जाते हो और वहां पे फेज आप जोड़ रहे हो, तो फेजों का बिल्कुल सही क्रम क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे फेज सीक्वेंस यानी RYB होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ 34 नंबर, और 34 नंबर प्रश्न आ चुका है ये, और 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक वोल्टेज आवेश से सुरक्षा करेगा। दोस्तों यहाँ पे संरक्षक यानी कॉन्जर्वेटर होता है, यहाँ पे हॉर्न गैप होता है, और यहाँ ब्रीदर और एक तापीय भार रिले जो थर्मल ओवरलोड रिले, ये ज्यादा पे थोड़ी काम करेगी, ये तो आपके नॉर्मल पे ही काम करती है। ब्रीदर का मतलब तो केवल नमी को, ट्रांसफॉर्मर में जो होता है ब्रीदर, ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मर में नमी को यानी बाहर से जब हवा जाती है तो नमी को अवशोषित करने का काम करता है, नमी को अवशोषित करने का काम करता है। हॉर्न गैप होता है, इसके ये गाय के सींग के समान होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिए, और यहाँ पे लगभग 650 वोल्टेज होता है, तो यहाँ 1.6 mm गैप होता है, और 11 kV होता है, तो 11 kV के अंदर ध्यान रखना 10 mm गैप होता है। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 11 kV तक होती है, 11 kV तक क्षमता में लेते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये। तो एक तड़ी चालक होता है, ये एक तार तो इसका लाइन के श्रेणी में होता है, एक होता है इसका अर्थिंग के लिए जोड़ दिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोड की भांति ये होते हैं, और यहाँ पे 20% से अधिक वोल्टेज, लाइन में 20% से अधिक वोल्टेज ज्यादा होने पर स्पार्किंग के द्वारा यहाँ पे वोल्टेज आ जाता है, और ये सीधा वायर के नीचे जमीन में प्रवाहित हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर, और 35 नंबर है, तो दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर का आप जवाब दीजिए। मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे आप जवाब दीजिएगा फटाक से। तो यहाँ पे हाँ जी दोस्तों, क्या आंसर आया आपका, क्या आंसर आया बताइए। गोलाकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये पहले कह रहा है कि भैया एक ये गोला है, होल कर दिया आर पार, ये छेद कर दिया, और छेद के लिए परिष्करण यानी कि शुद्ध माप के लिए इसको सही करना है। हो सकता है ये छोटा है और थोड़ा सा मुझे इसको बिल्कुल सफाई करके हल्का सा बढ़ाना है, तो किस उपकरण का प्रयोग करना है। अर्ध गोलाकार हाफ राउंड रेती का प्रयोग करेंगे, सपाट फ्लैट रेती का प्रयोग करेंगे, ड्रिल का, छेड़ने का।
दोस्तों छेड़ी सीधा टांकी, तो इसका प्रयोग तो कर ही नहीं सकते। ड्रिल का, तो ड्रिल से तो होल हो गया। यहाँ पे सपाट रहती है तो फ्लैट है, और फ्लैट वर्ताकार है, तो अर्ध गोलाकार, यानी कि यहां पर कहते हैं जैसे ये है। अब इसका आप क्या कर दो, दो चीर कर दीजिए इसकी, तो हाफ राउंड हो गया यानी ये। और ये करते हैं तो इसको यूं लेके और धीरे धीरे चारों तरफ से यूं घिस करके इसको परिष्कृत कर दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, हाफ राउंड फाइल यानी रेती। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये 36 नंबर, और 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 36 नंबर के अंदर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। और 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग या भू संपर्कन के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग का शायद पहला दूसरा प्रश्न आया था, फिर ये दूसरा प्रश्न और आ चुका है दोस्तों, एक के अंदर ही अनेक, यानी अर्थिंग के 4-5 प्रश्न आ चुके हैं। और मैंने अर्थिंग चैप्टर को बहुत अच्छे से भोकाल वीडियो के अंदर तरीके से पढ़ाया है दोस्तों। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप भोकाल मैराथन वीडियो को आप देख लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, 2 बार आपने तरीके से देख दिया तो सीधा कल्याण है, कोई रोकने वाला नहीं आपको ट्रेड में, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। पाइप अर्थिंग का भू संपर्कन के लिए किया जाता है। पाइप कैसा होना चाहिए, तो भाई साहब पाइप तो आपका जीआई का होना चाहिए, और जीआई का पाइप होता है तो पाइप तो क्या होगा, तो खोखला होता है, खोखला। ठीक है, कितना मीटर होना चाहिए लंबा, तो 2 मीटर लंबा होना चाहिए। व्यास कितना होना चाहिए, 38 mm व्यास होना चाहिए। क्या होल भी होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, जी हाँ 12 mm के होल होते हैं। ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए पाइप के लिए। तो जीआई यानी ठोस जीआई, अरे भैया ठोस कहां से करेंगे, तांबे का करेंगे, नहीं खोखली, खोखली जीआई रोड, होलो होल यानी होल करते हैं, होल जीआई रोड होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन ये हो गया, ये लो। अब सीधा सीधा अपन ने पढ़ रखा है तो आराम से सीधा कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अगला प्रश्न आता है यहाँ 36 नंबर, और सॉरी 37 नंबर, 36 तो अपने देख लिया, और यहाँ 37 नंबर प्रश्न है। तो दोस्तों 37 नंबर क्या कह रहा है, आइए। तो यहाँ पे 37 नंबर कह रहा है कि शॉर्ट खालिस्तान कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर होता है। तो दोस्तों कंपाउंड जनरेटर बोल रहा है, कंपाउंड में ये भी नहीं कहा कि वो डिफरेंशियल है, कम्युलेटर है, कोई बात नहीं। शॉर्ट शंट है, तो शॉर्ट शंट आता है। शंट क्यों आता है, तो देखिएगा ये आर्मेचर होता है, और आर्मेचर है तो कंपाउंड कह रहा है, तो कंपाउंड में एक वाइंडिंग जैसे कि अपन कहते हैं कि ये होती है, और यहाँ पे इसको जनरेटर है ना, जनरेटर है तो यहाँ से लोड से जोड़ देंगे। ठीक है, ये लोड से जोड़ दिया, और ये इधर, और एक वाइंडिंग होती है यहाँ पे ये। अब दोस्तों ये चाहे लॉन्ग शंट हो और चाहे शॉर्ट हो, क्योंकि ये जो शंट वाइंडिंग है ये इसके समांतर में जुड़ी होती है, इसलिए कहा जाता है। अब देखो ये तो लॉन्ग है, अगर मुझे शॉर्ट बनाना है तो शॉर्ट बना के ये हो गया शॉर्ट, बस इतना ही फर्क है। ये तो हो गया शॉर्ट, अगर लॉन्ग बनाना है तो लॉन्ग को यहाँ जोड़ दो, तो यहाँ शॉर्ट लॉन्ग कंपाउंड कह दो, या लॉन्ग सॉरी शॉर्ट शंट, यहाँ क्या शब्द आएगा, तो अपन कहेंगे शंट। शॉर्ट शंट होता है और एक होता है लॉन्ग शंट, यानी 2 प्रकार के होते हैं। तो यह नकारात्मक श्रेणी, सकारात्मक और शंट होता है, ये तो डी ऑप्शन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, और अगला आता है यहाँ पे, और अगला आ चुका है यहाँ पे 38 नंबर। और 38 नंबर क्या है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न को। एक इलेक्ट्रिक वाहन में स्पीडोमीटर वाहन की चाल को दर्शाता है। बिल्कुल बात सही है, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो और कहते हो कि मैं 70 की भी चलाता हूं धूम, मैं 80 की भी चलाता हूं धूम, और वहां पे वो जो मीटर दिखा रहा है 70-80, उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, दूसरा मोटर होती है, चक्की की मोटर है, वो राउंड लेती है, तो वो राउंड लेती है तो वो किस में लेती है, तो अपन कहते हैं मोटर की चाल कह दो, गति कह दो, और ये आरपीएम, और आरपीएम होता है तो भैया रिवोल्यूशन पर मिनट, प्रति मिनट, रिवोल्यूशन प्रति मिनट में होता है। तो ये किसको आरपीएम जो मापता है वो कौन मापता है, तो अपन कहेंगे टेकोमीटर मापता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जबकि मोटर की चाल को कौन मापता है, टेकोमीटर मापता है। मैग्नेटोमीटर होता है, अल्टीमीटर होता है, बैरोमीटर होता है, वायु दाब को मापता है। और अल्टीमीटर क्या करता है, तो अल्टीमीटर आपको आंसर देना है कि अल्टीमीटर क्या करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है यहाँ पे ये 39 नंबर, और 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए। तो 39 नंबर आता है दोस्तों यहाँ पे ये, टांकने की क्रिया में प्रवाह का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों यहां पे टांकने का मतलब होता है टांका लगाना,
क्या? टांका भिड़ाना। अरे किसका भिड़ा रहे हो टांका? अरे अपना तो भिड़ जाएगा, ड्राइवर बने अपना भिड़ जाएगा, टेंशन मत करो। यहां पे टांका भिड़ना है, दो तारों को जोड़ने का जुगाड़ है ये। टांका यानी कि जोड़। तो जोड़ की क्रिया में प्रवाह का उद्देश्य क्या है? तो भैया प्रवाह थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। तो यहां पे प्रवाह का मतलब है फ्लक्स। क्या है? तो यहां पे फ्लक्स होता है। और ये फ्लक्स क्या है तो मैंने पूरा बताया था। तापमान को कम करने के लिए जी नहीं, गलनांक बिंदु को कम करने के लिए जी नहीं, यहाँ पे उचित बनावट को सुनिश्चित करना है, धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड से मुक्त करना है। आपने अगर पुराना लगभग आपके 10-12 नंबर का एक प्रश्न आया था, वहां पूरा का पूरा मैंने करीब 8-10 वो लिखे थे पूरे के पूरे की फ्लक्स का क्या क्या कार्य होता है, और उसमें सीधा सीधा ऐसे कैसे डिट्टो छपरा है, डिट्टो। ये चीज ध्यान रखना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ एक एक तरीके से अपन को देखना है, तो सीधा 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ जी, अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर। और 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो 40 नंबर को ध्यान से समझिएगा। और 40 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, तो 40 नंबर है, धातु के उपकरणों में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा विद्युतीय झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक लगना है का उपयोग को रोकना है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि कोई भी जैसे कूलर है, और कूलर में धीरे धीरे करंट आ रहा है, तेज नहीं आ रहा, यानी कि इलेक्ट्रिक झटका भी लग रहा है लेकिन बहुत धीमा लग रहा है। अब उसको रोकना है तो क्या करना है, तो भैया यहाँ पे कूलर की बॉडी है लोहे की, तो यहां से एक तार जोड़ो और सीधा जमीन में गाड़ दो। अरे गाड़ने का मतलब है यहाँ इलेक्ट्रोड गाड़ना पहले और उसके टच करना, यानी अर्थिंग बना करके उस दोष को दूर किया जा सकता है। फेज लाइन में विद्युत रोधी जूतों द्वारा न्यूट्रल और बूथ संपर्कन यानी अर्थिंग द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, दूर किया जा सकता है। वो लीकेज करंट आ रहा है तो लीकेज करंट को आप क्या करिए, दूर करिए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे 41 नंबर, और 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए इसका भी अपन खात्मा कर देते हैं धीरे धीरे। तो किसी प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर के अति उत्तेजित यानी ओवर एक्साइटेड होने की घटना में क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ओवर एक्साइटेड है, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 कारण होते हैं। यहां अपन कहते हैं ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड होता है। दूसरा होता है यहां पे अंडर एक्साइटेड। क्या होता है, अंडर एक्साइटेड। और एक होता है सामान्य एक्साइटेड, ये होता है। अब यहां पे मेरे दोस्तों क्या होता है कि जैसे एक पूछा जाता है अल्टरनेटर, और एक इसका जस्ट विपरीत होता है सिंक्रोनस मोटर। तो ये किसी में भी पूछ सकता है। अगर अल्टरनेटर में पूछ रहा है या सिंक्रोनस में पूछ रहा है कोई बात नहीं, अपन दोनों का पढ़ लेते हैं। ओवर एक्साइटेड होता है तो ओवर एक्साइटेड में अल्टरनेटर का पावर फैक्टर और इसमें भी पावर फैक्टर देखना है अपन को। तो यहां जो पावर फैक्टर होगा वो होगा मेरे दोस्तों पश्चगामी। क्या होगा यहाँ पे, पश्चगामी होता है। अंडर एक्साइटेड में यहां अग्रगामी होता है। क्या होगा, अग्रगामी होता है। और यहां पे जो सामान्य होती है जहां इकाई पावर फैक्टर होता है, क्या होगा, इकाई। अब बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर में। तो यहां ओवर एक्साइटेड होता है तो ये पश्चगामी है, तो सिंक्रोनस मोटर में क्या हो जाता है, अग्रगामी हो जाता है, अग्रगामी, ठीक है। और यहां पे अंडर के अंदर क्या हो जाता है, यहां पश्चगामी हो जाता है, ये पश्चगामी। तो यहां पे पश्चगामी, तो ये, और यहां पे इकाई हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इकाई। पश्चगामी का मतलब होता है लेगिंग। क्या होता है, लेगिंग होता है, यहाँ पे लेगिंग। यहां अग्रगामी का मतलब होता है लीडिंग, ठीक है। और यहां इकाई का मतलब तो क्या होता है, यूनिट, ठीक है। तो ये आपको तरीके से समझ में आ गया होगा, चाहे अल्टरनेटर का पूछे चाहे वो सिंक्रोनस का पूछे। अब ये क्या पूछ रहा है, ओवर एक्साइटेड यानी कि अति उत्तेजित है और प्रत्यावर्तक के अंदर है तो भैया पश्चगामी आएगा। और ये एकक इकाई हो गया यानी यूनिटी हो गया, ये लैगिंग हो गया, और ये पश्चगामी तो पूछ रहा है तो पश्चगामी तो आएगा सीधा सीधा, तो यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है। और ऋणात्मक नेगेटिव एक अग्रगामी होता है तो ये होता नहीं है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आता है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न आ चुका है 42 नंबर। कौन सा, तो ये 42 नंबर प्रश्न आ चुका है। और 42 नंबर को अब ध्यान से देखिएगा, 42 नंबर क्या कह रहा है। तो 42 नंबर पे पहुंच चुके हैं धीरे धीरे दोस्तों अपन यहाँ पे आगे।
प्रेरण यानी इंडक्शन मोटर की गति में वृद्धि होने पर थोड़ी कमी हो जाती है। तो भैया थोड़ी कमी हो जाती है। प्रेरण इंडक्शन मोटर की गति में गति में गति में प्रेरण इंडक्शन मोटर की गति, दोस्तों ध्यान रखना यहां पे ये खालिस्तान है डॉट 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 डॉट, तो गति खालिस्तान में वृद्धि होने पर थोड़ी कमी हो जाती है। तो देखो धारिता, प्रतिरोध, भार और चुंबकीय प्रवाह। तो यहां पे अपन कहेंगे कि जैसे मैं लिखूंगा यहां भार, भार में वृद्धि होने पर थोड़ी क्या हो जाती है, कमी, किसमें, गति के अंदर। तो यहाँ नीचे गति के आगे क्या है, ये खालिस्तान है दोस्तों, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, भार होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 43 नंबर, और ये 43 नंबर क्या कह रहा है, आइए 43 नंबर को समझिएगा ध्यान से। तो ये 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है। दोस्तों बिजली का झटके, कोई काम कर रहे हो तो झटका कैसे कैसे बचाओगे, कोई काम कर रहे हो तो हाथों में क्या होना चाहिए, तो ग्लव्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये ग्लव्स होने चाहिए नियम के अनुसार। दूसरा आंखों पे चश्मा होना चाहिए ताकि कोई चिंगारी आंखों में न जाए। अगर कोई सर्किट ब्रेकर का काम कर रहे हो तो हेडफोन भी होना चाहिए। यहाँ पे एक पोल पे चढ़ रहे हो तो एक आपके सिर के ऊपर क्या लगा होना चाहिए, हेलमेट लगा होना चाहिए, और सेफ्टी बेल्ट जरूर होना चाहिए, और पैरों में जूते होने चाहिए। तो यहाँ पे वेट उड़ होता है, वेट का मतलब गीला होता है, तो यहाँ पे गीला लकड़ी होना चाहिए, गीली लकड़ी में तो झटका लगेगा। ड्राई हुड, तो ड्राई का मतलब सूखा होता है, तो सूखी लकड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी लकड़ी तो होनी चाहिए। मेटल, मेटल का मतलब धातु रोड, मरवाओगे तो। और वेट रोप होता है, तो वही आपका वेट यानी गीला हो गया। तो यहाँ पे अपन कहेंगे सीधा सीधा यहाँ पे ड्राई हुड झटके से क्या करता है, बचाता है। नेक्स्ट अगला आता है आपके, और अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे 44 नंबर, और 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आइए 44 नंबर का खात्मा करते हैं सीधा सीधा, कि 500 केवीए तक की आउटपुट वाले ट्रांसफॉर्मर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके वितरण ट्रांसफॉर्मर, और एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर यानी शक्ति परिणामित्र। यानी एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है, एक पावर ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ये जो होता है लगभग 5 केवीए से लेकर के 2000 केवीए तक होता है ये, ठीक है। और ये 2000 केवीए से लेकर के जो ऊपर जाता है तो लगभग 20,000 केवीए तक अपन कहते हैं। तो यहाँ पे ये होता है फिर पावर, तो यानी कि अपन कहते हैं 2000 केवीए से ऊपर का जो होता है वो पावर के अंदर आता है, और ये 5 केवीए से लेकर के 2000 केवीए तक होता है जो वितरण के अंदर आता है। तो ये 500 ही तो पूछ रहा है, तो 530 के अंदर आ गया वितरण के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है, वेरिस्टर डिमर पावर स्टेप अप होता है। तो राइट ऑप्शन तो अपना यही हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, 1 नंबर, है ना। अगला आता है यहाँ पे 44 और ये 45 नंबर देखिएगा, और 45 नंबर क्या कह रहा है। तो दोस्तों 45 नंबर का भी खात्मा कर दीजिए धड़ाधड़ फटाक से, ताकि अपन पूरे के पूरे प्रश्न फटाफट क्या कर सके, तरीके से कर सके। निम्नलिखित में से डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बैक ईएमएफ शून्य हो जाता है, भाई बैक ईएमएफ क्या होता है, तो 5ZNP अपोन में क्या होता है 60A। अगर मैं ये कहूंगा डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ 0 हो गया, तो ये सारे ही 0 हो जाएंगे लगभग, समझिएगा बात को। तो यहाँ पे बैक ईएमएफ 0 हो जाता है, तो ध्यान रखना बैक ईएमएफ अगर 0 है तो प्रतिरोध का मान भी 0 हो जाता है, और धारा का मान यहाँ पे अनंत हो जाता है। और धारा अनंत हो जाती है तो आर्मेचर वाइंडिंग जल जाती है, तो मोटर का आर्मेचर जल जाएगा, शोर करने लगेगा, मोटर चलता रहेगा, बंद हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, ये 46 नंबर, और 46 नंबर क्या है दोस्तों, समझिएगा 46 नंबर, और 46 नंबर है आपके यहाँ पे कि तुल्यकालिक मोटर, तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान है। तो दोस्तों तुल्यकालिक जो मोटर होती है, ध्यान रखना इसके अंदर ये वाइंडिंग, ये खांचे तो है, इसमें वाइंडिंग करते हैं, और ये वाइंडिंग करते हैं तो इसको जैसे अपन थ्री फेज एसी 415 वोल्टेज सप्लाई देते हैं, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। और इसके बीच में हमारा क्या होता है, ये घूमने वाला भाग होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, रोटर कहते हैं। और इस रोटर पर भी वाइंडिंग होती है, और इस वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं डीसी। तो ध्यान रखना वह मोटर जो डीसी और एसी दोनों सप्लाई देकर चलती है, तो वो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है। यहां दोनों सप्लाई देने के बाद भी ये मोटर क्या होती है, अस्व
स्वचालित होती है। तो ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ये अस्वचालित होती है। इसको स्वचालित करने के लिए शुरू में यांत्रिक ऊर्जा की क्या देते हैं, आवश्यकता होती है। तो स्व नियंत्रित मोटर होती है, जी नहीं। स्व संतुलित संतुलनकारी मोटर होती है, स्व प्रवर्तित मोटर नहीं होती, यानी सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है ये। तो स्व प्रवर्तित मोटर है, जी नहीं, यह स्व प्रवर्तित मोटर नहीं है ये। तो ध्यान रखिएगा ये होता है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एन एस बराबर क्या होता है, एन आर होता है। और जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है, इसका अगर पावर फैक्टर आपसे पूछ ले तो सामान्यतः इकाई पावर फैक्टर होता है, लेकिन ध्यान रखना ये आपका इकाई और एक आपके अग्रगामी और एक आपके पश्चगामी पश्च, तो तीनों पे काम करती है, ये चीज ध्यान रखना। वैसे सामान्यतः इकाई पे, वैसे तीनों पे ये कार्य करती है। अगला आता है 47 नंबर, और 47 नंबर क्या है, तो दोस्तों ये 47 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। और 47 नंबर प्रश्न क्या है, तो यहां पे देखो ध्यान से कि पावर ट्रांसमिशन लाइन का कार्य खालिस्तान का सपोर्ट करना होता है। पावर ट्रांसमिशन लाइन है, तो पावर ट्रांसमिशन लाइन का कार्य खालिस्तान का सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ पे पोल, तो पोल लगाया जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे बड़े बड़े पोल लगाए जा रहे हैं और नीचे धरातल है और यहाँ पे लाइन इस प्रकार से जारी है। तो इस लाइन को धरातल से क्या है, दूर रखना होता है, स्पर्श करना होता है। सक्रिय, सक्रिय का मतलब एक्टिव, एक्टिव कंडक्टर और जमीन के बीच में पर्याप्त क्लियरेंस, क्लियरेंस का मतलब होता है गैप, ये गैप बनाए रखना होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है कि सर्विस लाइन को फिक्स या होल्ड करने। तो यहाँ पे तो सर्विस लाइन होती है, तो सर्विस लाइन को फिक्स या होल्ड नहीं, स्टे या गेई वायर को कार्य बिजली को रोकने के लिए, जी नहीं दोस्तों। यहाँ पे सीधा है कि यहाँ पे ये लाइन होती है और ये आपका धरातल होता है जमीन, इसके बीच में ये गैप बनाने के लिए इनका सपोर्ट, ये सपोर्ट का मतलब होता है पोल, इसका कार्य किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया, राइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 48 नंबर, और 48 नंबर प्रश्न क्या है, आइए। तो यहाँ पे 48 प्रश्न नंबर है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर खालिस्तान का मापन कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे श्रेणी धारिता वोल्ट मीटर है, यानी एक वोल्ट मीटर है जो किसका मापन करेगा। यहाँ पे अपन कहेंगे भाई वोल्ट मीटर तो एसी का भी मापन करता है और डीसी के अंदर भी करता है, लेकिन उसने शब्द क्या दे दिया, श्रेणी के अंदर धारिता लगी हुई है और श्रेणी में धारिता लगी हुई है, तो भैया एसी का ही मापन होता है। तो यहाँ पे एसी धारा का और एसी वोल्टेज का ही मापन कर सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर है तो ओनली फॉर वोल्ट मीटर का ही मापन होगा यहाँ पे। तो ए ऑप्शन क्या हो जाता है, आपका राइट होगा। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे 49 नंबर, और 49 नंबर में क्या आया है, तो ये देखिएगा। क्लिट वायरिंग में खांचे, क्लिट वायरिंग में खांचे खालिस्तान से बनाए जाते हैं। क्लिट वायरिंग में खांचे का मतलब होता है यहाँ पे क्लिट, खांचे का मतलब क्या है, क्लिट। और यहाँ पे ये जैसे कि ये क्लिट इस प्रकार से होते हैं दोस्तों, इस प्रकार से होते हैं, ये इस प्रकार से ये आपके क्लिट बनाए जाते हैं ये, और इनके ऊपर चलते हैं ये वायर जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्लिट होती है, ये क्लिट किसकी बनी होती है, तो अपन कहेंगे चीनी मिट्टी की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है, चीनी मिट्टी की बनी होती है। तो यहाँ पे ये चीनी मिट्टी की बनाई जाती है, यानी पोर्सलिन की बनाई जाती है। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे चीनी मिट्टी होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्लिट वायरिंग, और ध्यान रखना क्लिट वायरिंग एक प्रकार की कौन सी है, तो अपन कहते हैं अस्थायी वायरिंग। ये कौन सी वायरिंग है, अस्थायी वायरिंग होती है। एक होती है स्थायी वायरिंग, एक होती है अस्थायी वायरिंग। अगला यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न, और 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आइए 50 नंबर का भी अपन सुपड़ा साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालन करने के लिए आवश्यक आवृत्ति है। तो भैया आवश्यक आवृत्ति कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव यानी कि स्टोव बनाना है लेकिन वो विद्युत की स्टोव होती है, तो उसके अंदर कितनी आवश्यकता आवृत्ति होती है, तो अपन कहेंगे भारत के अंदर तो हमारे 50 हेक्टर जी है। तो राइट ऑप्शन तो ये हो जाएगा। सीधा सीधा मिल रहा है दोस्तों, आपको मात्र 50 नंबर की आवश्यकता है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि भोकाल वीडियो आप आराम से देखिएगा, ये 50% क्या है, आप सीधा सीधा आराम से 60% भी क्रॉस कर जाओगे, तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तो यहाँ पे 51 नंबर, और 51 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 51 नंबर कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि
600 वोल्टेज के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित किए जा सकने वाले उपकरणों के लिए आवश्यक विद्युत रोधन यानी अचालक प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होता है? तो भैया यहाँ पे विद्युत रोधन के लिए 1100 वोल्टेज होना चाहिए। तो 1100 तो ऑप्शन में नहीं है, अब 1100 ऑप्शन नहीं है तो लगभग कितना करेंगे अपन? तो यहाँ पे 4 नंबर यानी 1000 वोल्टेज करते हैं। यानी केबलों के अंदर जो इंसुलेशन होता है वो ग्रेड होता है वो 1100 वोल्टेज माना गया है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, ये लीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है सिग्नल की परिमाण बढ़ाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाए? तो दोस्तों चाहे आपका रेडियो हो, तो यहाँ पे रेडियो या फिर चाहे विद्युत हो, चाहे तो रेडियो हो और चाहे विद्युत हो, और इसकी क्या सिग्नल, ये ऐसे की ऐसे ये भोकाल जो मैराथन है इलेक्ट्रिशियन की, उसके अंदर ऐसे कैसे छप रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एम्पलीफायर निकाल के चेक कर लेना। तो यहाँ पे चाहे रेडियो हो चाहे वो विद्युत सिग्नल हो, अब सिग्नल के रूप में VIP यानी वोल्टेज को भी बढ़ाता है, धारा को भी बढ़ाता है, पावर को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है हमारा एम्पलीफायर कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। रेक्टिफायर तो काम करता है क्या? AC टू DC करता है। इन्वर्टर क्या करता है? DC टू AC करता है। और अटेन्यूएटर क्या है? तो एम्पलीफायर का जस्ट विलोम, ये विलोम होता है, अटेन्यूएटर विलोम। तो एम्पलीफायर का विलोम क्या है? अटेन्यूएटर होता है यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए यहाँ पे, और 53 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। और 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? और 53 नंबर पे जोर दीजिएगा, और जोर दीजिएगा तो आराम से कीजिएगा, ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है। 150 वाट है, ठीक है, लोड को संचालित करते समय 150 एम्पियर हावर 12 वोल्टेज बैटरी से संयोजित यूपीएस का पूर्ति करने का समय पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ये कहूं एम्पियर हावर क्षमता हो गई, ये क्या है? क्षमता, और क्षमता बराबर होता है धारा इंटू समय, तो ये I हो गया और ये T हो गया। ठीक है, क्षमता पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है? पूर्ति करने का समय, यानी समय पूछ रहा है। तो भैया क्षमता तो अपने पास में 150 है सीधी, कोई दिक्कत नहीं। अब धारा आपके पास नहीं है, लेकिन आपके पास क्या क्या दिया गया है? आपके पास बोलो P दिया गया है कि 150 वाट, ठीक है। क्या आपके पास में वोल्टेज दिया गया है क्या? कि आपके पास में 12 वोल्टेज दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है ना 12। तो यहाँ पे अब हमको ये पता है कि P बराबर VI होता है, तो I में निकाल सकता हूं ना, I बराबर P बटा क्या हो जाएगा? V। तो यहाँ पे I बराबर P बटा क्या हो जाएगा? V। ठीक है, अब चाहो तो यह नीचे रख लो और चाहो तो डायरेक्ट यहाँ कर दो। तो देखो I बराबर P बटा V है, तो I बराबर P बटा V, और मुझे निकालना है T। ठीक है, तो मुझे T निकालना है, मुझे क्या निकालना है? T निकालना है। और T बराबर यहाँ पे नीचे I आएगा, नीचे I आएगा तो I की जगह मैं क्या रखूंगा? P बटा V रखूंगा, और ये एम्पियर हावर यहाँ गया। इसके अंदर आप आराम से जमा दीजिए। एम्पियर हावर तो कितना है? 150। ये P का मान कितना है? P का मतलब है 150, और नीचे V है, और नीचे V कितना है? 12 वोल्टेज। अब मेरे दोस्तों ये 12 वोल्टेज तो ऊपर जाएगा, बटे के नीचे बटा है, तो ये इनटू में यहाँ पहुंच गया 12। अब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं हुई क्या? तो ये सही तो है, और 150 से 150 गया, क्या बचा अपने पास में? T बराबर 12 घंटे, तो हावर, तो ये आ गया सीधा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ये। क्योंकि अगर मैं यही निकालता हूं तो फिर पॉइंटों में जाता तो आपके दिक्कत आती, जबकि यहाँ बिल्कुल आसान हो गया ये। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 54 नंबर, और 54 नंबर क्या है? आइए देखो 54 नंबर, और बहुत अच्छा प्रश्न है 54 नंबर भी। तो यहाँ पे ये भी डिट्टो ऐसे कैसे छप रहा है दोस्तों, भोकाल जो वीडियो मैराथन है उसके अंदर डिट्टो ऐसे कैसे मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर पीडीएफ देख रहे हो तो पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर ही समझाया है, पीडीएफ में नहीं समझाया। इसलिए कह रहा हूं कि पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना, बार बार पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हो। वीडियो के अंदर तरीके से मैंने पूरी सत्य सारणी समझाई है, और सत्य सारणी समझ में आ गई एक बार तो फिर ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा। तो यहां पे एक तीन इनपुट नॉर गेट कब उच्च आउटपुट देता है? तो सुनो ध्यान से, नॉर है तो NOR नॉर, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि ये यूनिवर्सल गेट है, यूनिवर्सल गेट है,
और यहां इसकी जो सत्य सारणी होती है वो और गेट के विलोम होती है। अब और गेट का मतलब होता है प्लस, यानी कि मैं ये कहूंगा यहां इनपुट होता है और ये एक आउटपुट होता है इस प्रकार से, यहां 0 0 0 1 1 0 1 1, तो यहां पे ये 0 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 1 आएगा और यहां भी 1 आएगा। ये है और गेट की, लेकिन अपन को बनाना है नोर, तो इसको जस्ट उल्टा कर दो, 1 0 0 और ये 0। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि कब उच्च आउटपुट देगा, तो भैया कब उच्च आउटपुट देगा, तो ये रहा ना उच्च, जब सभी इनपुट क्या हो जाएंगे, जब सभी इनपुट निम्न होंगे ना तो ही आउटपुट मिलेगा, अन्यथा आपका 0 0 ही मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहां पे आप देख लीजिए ऑप्शन के अंदर, जब सभी इनपुट क्या हो जाए निम्न हो जाए, तो जब एक इनपुट, अरे भाई साहब एक से मतलब नहीं है, जब एक, अरे एक तो छोड़ो, जब सभी इनपुट उच्च का नहीं, जब सभी इनपुट क्या हो जाए निम्न हो जाए। और डिट्टो ऐसे कैसे मैंने समझा रखा है, ध्यान रखिएगा, ऐसे कैसे मैच कर रहा है सीधा। आप फालतू पता नहीं जाना क्या क्या पढ़ रहे हो, और मैं कह रहा हूं मात्र एक वीडियो देख लीजिए बस, और ये इतनी मेहनत आपके लिए हो रही है। यहां पे वीडियो बहुत आगे तक पहुंच चुका है और सब्सक्राइब अपने बहुत पीछे है, आधे भी सब्सक्राइब नहीं हुए। अब ये पता नहीं क्यों नहीं करते, जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपके जेब से सब्सक्राइब करने से 50 रुपए कट जाएं, 10-20 रुपए कट जाएं, तो मत करना प्लीज। अगर पैसे नहीं लगते हैं तो प्लीज यार, आपसे आपके लिए तो कर रहे हैं सब कुछ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को 1-2 बार शेयर कीजिए, ताकि यहाँ वो लोग भी जुड़ सके परिवार से। क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये पता चलता है कि अपने परिवार से कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं। ऐसे तो बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, जब तक जुड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो ये है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा, जब सभी इनपुट क्या हो जाए निम्न हो जाते हैं तो उच्च मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला आता है यहाँ पे 54 नंबर, 55 नंबर। और 55 नंबर क्या है, आइए 55 नंबर, आइए 55 नंबर, सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज क्या है। तो भैया उनके टर्मिनल वोल्टेज क्या है, यानी सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते। क्यों नहीं किए जाते, क्योंकि भैया उनके टर्मिनल वोल्टेज जो है, उनका टर्मिनल वोल्टेज ऐसे रहता है, बढ़ता रहता है। तो यहाँ लोड बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, सीरीज जनरेटर की तो बात कर रहे हैं, हाँ, तो सीरीज जनरेटर में लोड बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, तो उनका प्रयोग नहीं करते। और लोड घटेगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी घटता है, तो यहां इसीलिए तो नहीं करते, अत्यधिक कम हो जाता है। विद्युत भार में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है, बिल्कुल सही बात है, विद्युत भार में परिवर्तन करेंगे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी बदलता रहता है। और विद्युत भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता, अरे भैया नहीं बदलता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और अत्यधिक होता है नहीं ये। तो विद्युत भार में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है, इसीलिए अपन इसका उपयोग नहीं करते हैं। जबकि हमारा संट जो होता है, संट जनरेटर में क्या होता है, चाहे भार को बढ़ाओ चाहे घटाओ कोई दिक्कत नहीं, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो नियत बना रहता है, लगभग थोड़ा सा घटता है 2 से 5%। अगला आता है यहाँ पे ये 56 नंबर, 56 नंबर है, तो ये 56 नंबर दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर ओरिजिनल पेपर मिलाते हो तो कम से कम 2-3 प्रश्नों में गलती है, फिर ये मत कहना कि गुरु जी आपने गलत पढ़ा दिया, नहीं, मैं ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूं। क्योंकि अपन को ये भी पता है कि बोर्ड गलत मान लेता है, बाद में उसको संशोधन करता है, तो ये पेपर पहले निकल जाते हैं, भाई एग्जाम लग गई आ गई, फिर अपन ऑब्जेक्शन भी तो लगाते हैं, उसके बाद सही मान लेता है वो। तो यहाँ पे तो 2-4 प्रश्नों में दिक्कत है डिट्टो, ये चीज ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोगी किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्राथमिक वितरण कह रहा है, तो देखो एक होता है प्राथमिक पारेषण, पारेषण इसमें सबसे ज्यादा उच्च होता है। फिर आता है दूसरा यानी द्वितीयक, द्वितीयक पारेषण, द्वितीयक पारेषण इसमें निम्न होता है। और यहां पे बात करते हैं प्राथमिक वितरण, वितरण, और एक होता है द्वितीयक वितरण। ये अब पैदा कर ले हैं, पैदा करते हैं 11 kV और उसको बढ़ाता है
तो ये भैया 220 भी हो सकता है, 200 440 केवी भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना यहाँ पे। तो अपन ने मान लिया 440 केवी है, और ये क्या करता है फिर तोड़ देता है, तो ये 66 केवी भी हो सकता है और 33 केवी भी हो सकता है ये, ठीक है, 33 केवी से कम नहीं होता। और अब ये जो होता है ये 33 केवी को 11 केवी में चेंज कर देता है, तो ये होता है 11 केवी के अंदर। और ये 11 केवी के बाद में जो आपका द्वितीयक होता है ये क्या करता है, 440 वोल्ट में होता है, ओनली 440 वोल्ट। ये तीन फेज और 4 तार, ये 4 तार के अंदर होता है, ये 4 तार के अंदर होता है। बाकी 3 तार, इनमें तीनों में न्यूट्रल नहीं होता, न्यूट्रल निकलता है यहां से केवल, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 स्टेप होती है, सबसे ज्यादा इसमें होता है, फिर डाउन और यहाँ लास्ट में डाउन होता है। घर का जो कनेक्शन मिलता है वो आपको द्वितीयक वितरण से मिलता है, और ये 3 फेज है, और 3 फेज से अपन सिंगल फेज भी ले सकते हैं। तो सिंगल फेज के अंदर 230 वोल्टेज अपन को देखने को मिलता है। अब ये पूछ रहा है प्राथमिक वितरण, तो प्राथमिक वितरण में 11 है, 11 केवी को ठोक दो सीधा, और कुछ मत करिए। चलिएगा आगे, और यहां पे सीधा सीधा है ये दोस्तों, हाफ वेव का पहले भी पूछा गया था और ये अब फिर पूछ लिया। तो यहां पे सीधा सीधा ऐसे कि ऐसे भोपाल मैराथन के अंदर सारा का सारा डिट्टो है, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ वेव शुद्ध करने की दक्षता कितनी है, तो भैया हाफ वेव जो शुद्ध करने की दक्षता होती है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ध्यान रखना। हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर होता है, और एक होता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर होता है। इसमें एक डायोड होता है और इसमें 2 डायोड होते हैं, इसमें 4 डायोड होते हैं। एफिशिएंसी की बात करते हैं तो 40.6% होता है, इसकी 81.2% होती है, और 81.2% इसकी होती है। तो दोस्तों इस तरह ध्यान रखिएगा। तो हाफ वेव की 40.6% होती है, तो 40.6% होती है। एक के साथ में अनेक सारे फ्री रहते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 58 नंबर, और ये 58 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए दोस्तों यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है, तो ये क्या है 58 नंबर को समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे एक 80% दक्षता वाला 2 किलोवाट मोटर को 5 घंटे तक अधिकतम भार पर चलाए जाने पर कितनी ऊर्जा होती है, कितनी ऊर्जा, यानी 80% दक्षता वाली मोटर है, ठीक है। तो 2 किलोवाट है, तो भैया 2 किलोवाट का मतलब हो गया 2000, ठीक है, और 2000 वाट हो गया, इसको 5 घंटे तक चलाता है। और अपन को यूनिट बनाने के लिए 1000 का भाग देते हैं, तो ये गया सीधा, सिर्फ 5 ही तो है ये, और 5 दूनी 10, और 80% वाली दक्षता है तो 80% निकालना है। तो यहाँ पे ये 10101010 मात्र 8, तो यहाँ पे 8 यूनिट आएगा, क्या आ जाएगा 8 यूनिट, या KWH कह सकते हो ना। ये 2 हो गया, 24 हो गया, 48 हो गया, 8, ये तो ऑप्शन ही गलत है। एक काम कीजिए, आप इसको हटा दीजिए यहाँ से, अब ये 8 हो गया, तो अब राइट ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, ये तो 8 KWH है ना ये, तो यहाँ पे 8 KWH आएगा दोस्तों, है ना। अपन ने सीधा न्यूमेरिकल तरीके से पूरा तरीके से समझ लिया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 59 नंबर, और ये देख लीजिए एक चैप्टर से 4-4 5-5 सोल्डरिंग के क्वेश्चन है। अर्थिंग का चैप्टर मात्र एक 15 मिनट का है, सोल्डरिंग का 15 मिनट का है, और सीधे सीधे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे 59 नंबर, और 59 नंबर में क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित व्यवस्था यानी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो दोस्तों बट जॉइंट होता है, लेप जॉइंट होता है, और स्कार्फ जॉइंट होता है, और वेव जॉइंट होता है। तो यहाँ पे जो सोल्डरिंग के लिए जो होता है वो लेप जॉइंट होता है। कौन सा होता है, तो यहाँ पे लेप जॉइंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला लीजिएगा यहाँ पे, और अगला आता है ये 60 नंबर, और 60 नंबर क्या है, यूनिवर्सल की क्या कह रहा है, यूनिवर्सल मोटर की गति को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों यूनिवर्सल मोटर AC सीरीज मोटर होती है, और AC सीरीज मोटर की भी वही 5 विधियां होती है जो DC सीरीज की होती है। यहाँ पे फील्ड नियंत्रण होती है, यहाँ पे आर्मेचर नियंत्रण होती है, दूसरा यहाँ पे अपन कहेंगे टैपिंग विधि भी होती है, यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी श्रेणी समांतर। तो फील्ड फ्लक्स सही है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, फेज एंगल कंट्रोल होता है, और यहाँ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है, और यहाँ मैग्नेटिक। तो भैया ऐसे तो कोई नहीं है, यहाँ पे अपन कहेंगे वोल्टेज नियंत्रण, और वोल्टेज नियंत्रण तब होगा जब धारा और वोल्टेज के मध्य फेज एंगल बनेगा तब। तो राइट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, 2 नंबर होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों
और दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें तो ऑप्शन ही भैया काफी बड़े बड़े दे दिए, कोई बात नहीं। पीएनपी ट्रांजिस्टर के सामान्य परिचालन की बात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात कीजिए, यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है और ये पीएनपी की बात कर रहा है, इसका मतलब तीर का निशान इसमें बाहर रहेगा, और बाहर रहेगा, ये हो गया बेस, ये हो गया आपका एमिटर और ये हो गया कलेक्टर, ठीक है। और इसका बनाते हैं अपने यहाँ पे ये जुगाड़, ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम से समझ, सॉरी ये छोटा बनेगा ये, तो ये तो हो गया अपना एमिटर और ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया बेस, और इस तरह जोड़ना है अपन को, ठीक है। अब अपन को जोड़ना क्या है, तो यहाँ एमिटर को तो जोड़ना है भैया किससे, माइनस से, क्योंकि अगर ये पीएनपी होता सॉरी एनपीएन है, ये एनपीएन है, तो यहाँ पे इस तरह है, ठीक है। तो यहाँ पीएनपी हो गया ना, ये एनपीएन हो गया, तो यहाँ पे एमिटर हमेशा होता है जो फॉरवर्ड में होता है, तो यह एनपीएन है, ये माइनस में हो गया, और यहाँ पे पी हो गया, ये प्लस में हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं कि ये आपका जो हो गया ये माइनस में हो गया और ये हो गया प्लस में। तो यहाँ पे हमेशा जो एमिटर होता है ये इधर बाईं ओर होता है और हमेशा ये फॉरवर्ड में होता है, और यहाँ पे जो होता है आपका जो कलेक्टर होता है ये हमेशा रिवर्स के अंदर होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये सामान्य परिचालन होता है, ठीक है। अब ये आपका डाटा फिक्स है, यानी कलेक्टर तो होगा आपका प्लस से, और यहाँ पे आपका जो बेस होगा ये बेस, और इसको अर्थिंग किया जाता है, तो बेस और कलेक्टर जो होता है हमेशा रिवर्स अवस्था में रहता है, और इधर एमिटर और जो बेस होता है हमेशा फॉरवर्ड में रहता है। तो अब ध्यान से समझते रहिए, एमिटर बेस, एमिटर और बेस, एमिटर और बेस हमेशा फॉरवर्ड में रहते हैं, एमिटर बेस पश्चिम में, तो ये पहला ही गलत हो गया, ठीक है। आगे चलिए, आप आगे चलिएगा, यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है एमिटर बेस अग्रवाइस है, एमिटर और बेस अग्रवाइस है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, और बेस और कलेक्टर, बेस और कलेक्टर अग्र में कहा है, रिवर्स में है, तो ये भी गलत है। यहां नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे थर्ड नंबर कह रहा है बेस एमिटर जंक्शन पश्चिम में, अरे बेस और एमिटर तो फॉरवर्ड में है ना, ये भी गलत है। और यहाँ पे चौथा देखिएगा, एमिटर बेस जंक्शन अग्र, ये अग्र है भैया ना, अग्र अभिनति में है, तो यहाँ पे बेस और एमिटर और बेस ये क्या है, फॉरवर्ड में है। जबकि यहाँ पे बात करते हैं आगे क्या कह रहा है, और बेस और कलेक्टर, बेस और कलेक्टर जो है ये रिवर्स में होता है, तो ये रिवर्स में ही है, तो राइट ऑप्शन हो गया ये। तो दोस्तों ये थोड़ा सा डीपली के अंदर आप कह सकते हो, वैसे डीपली भी ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर पता है तो आराम से अपन कर सकते हैं। अगला लीजिएगा यहाँ पे, और अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, और 62 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए समझते हैं 62 नंबर को। तो यहाँ पे 62 नंबर को यहां से समझते हैं, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यानी कम वोल्टेज वाले लैंप, यानी कि ऐसे कौन से लैंप होते हैं जो कम वोल्टेज पर आवश्यकता होती है। स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में, औद्योगिक प्रकाश, तो दोस्तों औद्योगिक के अंदर तो बड़े बड़े लैंप होते हैं, तो वहां तो वोल्टेज हाई फाई चाहिए, सोडियम वेपर लैंप है, मरकरी वेपर लैंप है, तो वहां तो वोल्टेज बहुत ज्यादा चाहिए। बड़े आकार के प्रकाश, तो बड़े आकार में ज्यादा ही चाहिए। और यहाँ स्टेडियम, अच्छा स्टेडियम के प्रकाश में होता तो वहां तो बहुत हेलोजन है, तो यहाँ पे। और जो क्या हमारे जैसा मोटरसाइकिल है या वाहन है, तो आजकल एलईडी लैंप पर ये है, तो वहां तो बैटरी से ही तो चालू हो जाते हैं, तो 16 वोल्टेज या 24 वोल्टेज होते हैं, 12 वोल्टेज 24 वोल्टेज, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, यानी इसको कम वोल्टेज की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है 63 नंबर, और 63 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 63 नंबर कह रहा है यदि सर्किट का प्रतिरोध और प्रतिबाधा 10 ओम है तो प्रत्येक है तो इसका शक्ति गुणांक। दोस्तों अपन को पावर फैक्टर का पता होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का जो अनुपात होता है वही तो आपका पावर फैक्टर कहलाता है, और दोनों 10 है और 10 है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाता है, तो PF बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे यूनिटी हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 64 नंबर, और 64 नंबर प्रश्न क्या है, तो यहाँ 64 नंबर को आराम से ये देखिएगा, तो 64 नंबर प्रश्न क्या है, तो अपन कहते हैं निकल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट खालिस्तान से बनी होती है। दोस्तों निकल आयरन जो सेल होती है इसकी जो धनात्मक प्लेट बनी होती है वो निकल हाइड्रो ऑक्साइड से बनी होती है, जबकि यहाँ पे आयरन की ऋणात्मक प्लेट बनी होती है, और प्रति प्लेट जो होता है 1.5 वोल्टेज होता है। तो लेड परऑक्साइड होगी, फेरस ऑक्साइड होगी, निकल हाइड्रो ऑक्साइड होगी, और पोटेशियम, तो अपन सीधा कहेंगे कि निकल हाइड्रो ऑक्साइड होती है, ठीक है, धनात्मक प्लेट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन, और 65 नंबर क्वेश्चन क्या है,
तो दोस्तों ये सीधा सीधा प्रश्न ऐसे कैसे छप रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 27-28% की बात कर रहे हो, 40-50 नंबर तो ऐसे ही आपके भोकाल वीडियो के अंदर आ जाएगी। इलेक्ट्रोमोटिव बल यानी कि फोर्स की ऐसा इकाई होती है। तो दोस्तों यहाँ ईएमएफ पूछ रहा है कि ईएमएफ की इकाई क्या होती है, तो ये लो वोल्ट। अब इसमें कोई ये है क्या सीधा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न क्या है तो देखिएगा अगला प्रश्न। तो यहाँ पे अगला प्रश्न ये है, थोड़ा सा समझने के लिए। तो यहाँ पे लिसेजस यानी लिसा जो होते हैं, लिसा जो पैटर्न कैसे बनाए जाते हैं, तो दोस्तों ये सीआरओ जो होता है, सीआरओ का जो पर्दा होता है, सीआरओ का जो पर्दा होता है, इस पर्दे के ऊपर बनाया जाता है। और इसमें दो लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल होती है। तो यहाँ पे ये चलता है इस प्रकार से, ये साइन वेव के अंदर होता है। और ये साइन वेव होता है तो एक दूसरे को जो साइन वेव होती है ना, ये एक दूसरे को साइन वेव 90 डिग्री पे काटती है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना। ये इस प्रकार से होता है तो इस प्रकार से ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हुई रहती है। अब इसमें देख लीजिए, विभिन्न अक्षों पर दो वर्गीय तरंगों का चित्रण करके एक ही अक्ष पर नहीं, दोनों पे दो साइन तरंगों खींचकर जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये सीधा का सीधा हो गया। तो यहाँ पे ये जो डिजाइन तैयार होती है, तो ये जो होता है, तो ये सीधा सीधा क्या कहलाता है, लिसाजू पैटर्न कहलाता है। इसे नाम क्या देते हैं, तो अपन कहते हैं लिसाजू पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 67 नंबर। और ये 67 नंबर देखिएगा दोस्तों, और 67 नंबर क्या आ रहा है प्रश्न, दिए गए विकल्पों में घरेलू उपकरणों के लिए प्रयुक्त केबल होती है। दोस्तों घरों के अंदर वायरिंग करते हैं तो लचीले केबल प्रयोग करते हैं। तो आपके जो पीवीसी ऊपर कवर चढ़ा होता है, तो यहाँ पे गोल लचीले केबल गोल ही तो होते हैं, तो निम्न जमीन सपाट होते हैं, नहीं, ये सारा कोई भी नहीं है, सीधा करेंगे, गोल लचीले केबल हम प्रयोग करते हैं। जो इसके ऊपर जो आवरण होता है वो पीवीसी का होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 68 नंबर, और 68 नंबर क्या है दोस्तों, तो यहाँ 68 नंबर प्रश्न आता है, दीपक दक्षता की इकाई है। दीपक का मतलब होता है यहाँ पे लैंप, क्या होता है, लैंप की दक्षता होती है। तो दोस्तों अपन दक्षता का मतलब क्या है, आउटपुट बटा इनपुट ही तो होता है। आउटपुट में लैंप क्या देता है, प्रकाश, और प्रकाश देता है तो वो ल्यूमन में मापा जाता है, तो क्या होता है, ल्यूमन। और इनपुट में लैंप को क्या देते हो, शक्ति देते हो, पावर देते हो, तो पावर हो गया ल्यूमन प्रति वाट हो गया। शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट। तो यहाँ पे जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी, वो किस में मापी जाती है, ल्यूमन प्रति वाट में। तो ल्यूमन प्रति वाट राइट ऑप्शन हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लक्स किसकी इकाई है, तो अपन कहेंगे यहाँ प्रदीप्ति की इकाई क्या है, लक्स होती है। ल्यूमन किसका है, तो अपन कहेंगे फ्लक्स का, ये फ्लक्स का होता है। और कैंडल, ये फुट कैंडल होता है, ये आप बताओगे कि इसकी इकाई क्या होती है, ये किसकी इकाई है, यानी फुट कैंडल। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 59 नंबर, और 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। निम्न में से किस ट्रांसफॉर्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक होता है आपका सीटी, और एक होता है सीटी, और एक होता है पीटी। यहाँ पे तो हमेशा जो द्वितीयक वाइंडिंग को बंद रखा जाता है वो है सीटी। इससे उच्च धारा मापते हैं, और इससे उच्च वोल्टेज मापते हैं। ये लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और ये लाइन के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें जो मीटर प्रयोग करते हैं वो एमीटर होता है, और ये 5 एम्पियर क्षमता में होता है। इसकी सेकेंडरी में एक वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर। और जो वोल्ट मीटर होता है वो 110 वोल्टेज क्षमता का होता है। तो यहाँ पे हमेशा बंद रखा जाता है, तो अपन कहेंगे धारा यानी कि सीटी होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, जिसकी सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा क्या रहती है, बंद रखी जाती है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अब देखो, यहाँ पे अभी टोटल हमारे 75 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, और जो क्वेश्चन है उसमें क्या था, चित्र थे। अब वो चित्र वाले क्वेश्चन थे तो टाइप करने में थोड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि मैंने किसी और से टाइप करवाया था, तो उसने चित्र लगा तरीके से लगे नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं, एक चित्र कौन सा पूछा गया था। एक यहाँ पे ये चित्र पूछा गया था, ये इस प्रकार का तार का जोड़ था दोस्तों यहाँ पे, और ये तार का जोड़ इस प्रकार का था।
और ये तार का जोड़ था यूं। तो ये तार का जोड़ कौन सा है? तो अपन कहते हैं ये ऐंठा हुआ जोड़ है। इसे पिगटेल या रेड टेल जोड़ के नाम से जाना जाता है। एक अगर जोड़ आपसे यूं पूछ ले तो ये सीधा जोड़ हो जाता है, ठीक है। एक आपसे जोड़ अगर इस तरह पूछ ले यूं, तो ये बीच में से निकाल के यूं, तो ये हो गया आपका टी जोड़, ठीक है। एक आपसे यूं भी पूछा जा सकता है, यहां तीसरा तार ये जोड़ दिया, तो ये होता है आपका क्या क्या ब्रिटानिया जोड़ होता है। और एक होता है आपका इस तरह, यानी सीधा होता है यूं, और यहां पे एक ये होता है ये, तो ये ब्रिटानिया टी जोड़ होता है। और एक होता है आपका ये, यानी ये समांतर में होता है और ये इसके ऊपर लपेट दिया जाता है और ये इसके ऊपर लपेट दिया जाता है, तो ये होता है वेस्टर्न यूनियन जोड़। वेस्टर्न यूनियन जोड़ और आपका जो ब्रिटानिया जोड़ होता है, ये दोनों ही लाइन जो होती है, लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अन्य लाइन निकालने के लिए होता है। ये ऐंठा हुआ जोड़ हो गया। तो ये एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मेरे दोस्तों, यहाँ पे मोटर यानी सिंबल दे दिया गया था एम, और यहाँ नीचे सीधा दे दिया, और यहाँ पे ऐसे वाइंडिंग लगा दी, यानी समांतर वाइंडिंग, और पूछ लिया निम्न में से कौन सी मोटर है? तो भैया सीधी डीसी मोटर, और डीसी मोटर ही ऑप्शन था वहां पे। कौन सा था? डीसी मोटर था। एक था आपके यहाँ पे इस प्रकार का ये, और पूछ लिया कि ये जो सिंबल है, क्योंकि मैंने आपको एक प्रतीक और मात्रक का एक वो सॉरी केवल प्रतीक उपकरणों के जो प्रतीक होते हैं उसका पूरा का पूरा मैंने बता रखा है। उसमें लगभग 113 या 120 के समथिंग क्या है पूरे प्रतीक है, तो एक बार उसको जरूर देख लेना, वहां से सीधे सीधे ऐसे कि डिट्टो मैच कर रहे हैं। तो ये कैपेसिटर तो है, लेकिन ये कैपेसिटर यहाँ प्लस लगा दिया, यानी पोलेराइज्ड कैपेसिटर होता है। कौन सा होता है? तो अपन कहेंगे पोलेराइज्ड। पोलेराइज्ड, तो पोलेराइज्ड कैपेसिटर होते हैं। तो दोस्तों ये 4-5 क्वेश्चन है, तो ऐसे कैसे मैच खाए थे इतने मुझे याद है। बाकी अगला जो पेपर आएगा उस पेपर के अंदर मैं पूरे सिंबल लगाऊंगा, ऐसे कैसे मैं खुद टाइप कर दूंगा। तो वहां पे अब दोस्तों यहाँ पूरा का पूरा अपन ने निचोड़ किया, थोड़ा सा जरूर टाइम लगता है क्योंकि पूरा डिटेल समझते हैं तो टाइम तो लगता है दोस्तों, ठीक है। अब कैसा लगा कैसा नहीं लगा, और अभी पूरे के पूरे अपना पेपर हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दिल से मेहनत करता हूं दोस्तों, और आपके लिए मेहनत करता हूं, तो ये जुबान निकलती है। क्योंकि आप अगर मेरी प्रॉब्लम को समझते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मैं बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड भी लाने की सोच रहा हूं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा भाई अमाउंट की बात है, क्योंकि मेरे पास इतनी कैपेसिटी, इतनी स्थिति नहीं है ताकि मैं इतना पैसा अमाउंट कर सकूं। आप लोगों का सहयोग रहा फटाफट तो डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्दी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।